ओके। नमस्कार दोस्तों। आज कुछ जग की सिलसिलेवार इंटरव्यू के तहत, साक्षात्कार के तहत हमारे आपके सामने समकालीन हिंदी कथा साहित्य के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रूप सिंह चंदेल जी आए हैं। प्रणाम सर, आपको स्वागत है आपका। प्रणाम प्रणाम। हम जनता के बीच में हैं और जनता हमारे बीच में है, और आपकी उपस्थिति हिंदी कथा साहित्य में एक मायने रखती है, कथा साहित्य की दृष्टि से भी और समकालीन रचना तंत्र और परिवेश को समझने समझाने की दृष्टि से भी। तो सर, कुछ प्रश्नों को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ और मुझे लगता है कि आप उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न जो मेरा है सर आपसे, वो ये है कि साहित्य में रुचि लेने, पढ़ने या लिखने में कहीं न कहीं कोई न कोई घटना होती है, जिसके कारण आदमी विवश भी होता है और कई बार शौक के कारण भी वो आ जाता है। और कई बार कुछ लोग एक्सीडेंटल, जैसे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर था, तो उसी तरीके से एक्सीडेंटल तरीके से भी प्रवेश कर जाते हैं। तो आपका प्रवेश कैसे हुआ सर साहित्य जगत में? ये प्रश्न एक जरूर है। अनिल जी, मेरे घर में न कोई साहित्यकार था। मेरे पिता और माँ बिल्कुल अपढ़ थे, निरक्षर थे। बावजूद इसके पिता रेलवे में थे और उन्होंने लगभग 33-34 साल कोलकाता में नौकरी की थी रेलवे की। लेकिन घर का माहौल ऐसा नहीं था। बड़े भाई पढ़ रहे थे और वो कानपुर में थे जब मेरी शिक्षा गांव में हो रही थी। वो कानपुर में पढ़ रहे थे। मेरा प्रवेश एक तरीके से एक्सीडेंटल ही कह सकते हैं। कोई माहौल नहीं था, आसपास का परिवेश भी नहीं था, स्कूल में भी कोई ऐसा माहौल नहीं था। हुआ ये कि 1962 में जब मैं 6वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तो उस समय चीन भारत का युद्ध हो रहा था और अखबारों में अक्सर वीर रस की कविताएं प्रकाशित हुआ करती थी। तो हमारे स्कूल में दैनिक जागरण अखबार आता था। कहीं ना कहीं कुछ संवेदना, कुछ भावुकता मेरे अंदर थी और मैं दूसरों को देखता था, प्रताड़ित होते, पीड़ित होते देखता था, तो अंदर से काफी महसूस किया करता था। लेकिन कुछ करूं, कुछ लिखूं, ऐसा कभी सोचा नहीं था। लेकिन हुआ अचानक ये कि एक दिन स्कूल में लंच के समय मास्टर साहब के पास में दैनिक जागरण अखबार था और दैनिक जागरण अखबार वो छोड़ करके अपनी कुर्सी पर चले गए थे। सारे विद्यार्थी लंच के लिए निकल गए थे। मैं और एक और दूसरा वहीं पर बैठे हुए थे। हम लोग फट्टे में बैठते थे और इसके बाहर मौसम कुछ शायद अक्टूबर का महीना था, ऐसा कुछ था, तो मौसम ठीक था। तो हम लोग बाहर फट्टे में बैठे हुए थे, तो अचानक नजर पड़ी अखबार पे। तो पहली बार जिंदगी में आप ये कह सकते हैं कि मेरा अखबार से आमना सामना पहली बार जिंदगी में कक्षा 6 में हुआ उस समय। और मैंने वो अखबार उठाया, फिर हम दोनों पेज बांट लिए और उन पृष्ठों को बांटने के बाद मेरे हाथ में जो पृष्ठ आया उसमें एक वीर रस की कविता छपी हुई थी। उस कविता ने मुझे बहुत प्रेरित किया और तत्काल मेरे मन में एक कविता उपजी, वो भी वीर रस की थी और मैं वहीं बैठे बैठे कविता लिखी। इसके बाद उस साथी को दिखाया, अपने और साथियों को दिखाया और वो एक सिलसिला शुरू हो गया। छोटी छोटी कापियां बनाई, फिर वीर रस की कविताएं, फिर पता लगा तुलसी और रहीम और रसखान के तरह के दोहे और चौपाइयां भी लिखना शुरू कर दिया और ये सिलसिला और आगे बढ़ा। प्रेमचंद वगैरह की कहानियां मैंने पढ़ी थी, जाहिर है जो कोर्स थी मेरे, उनसे प्रभावित था। लेकिन गद्य की तरफ मेरा झुकाव 8वीं, जब मैं 8वीं की परीक्षा मैंने दे ली, उसके पश्चात मेरे मन में एक कहानी उपजी। वो लंबी कहानी थी, असल उसका नायक मैं ही था, सब कुछ मैं ही था। तो मैं, हाँ, वो नौकरी की खोज करके एक कहानी थी। चूंकि मेरा बचपन कुछ दिनों कोलकाता में भी बीता था, तो और मेरे घर में पिताजी जब रिटायर्ड होकर के आ गए थे तो उन्होंने जानवर पाले थे और 13 जानवर थे मेरे घर में। तो मेरी जो ड्यूटी होती थी वो शाम को उन जानवरों को जब जंगल से आते थे तो उनको घेर करके उनको खूंटे से बांधना होता था।
तो मैं वहाँ पहले ही जा करके बैठ जाता था, चारपाई पर घेर था जो हमारा, वहाँ पर चारपाई पे बैठ जाता था या लेट जाता था और कल्पनाओं में खो जाता था। और वो कल्पनाएं बड़ी हवा हवाई होती थी। मैं मतलब बहुत उच्च शिक्षा लूंगा, हवाई जहाज चलाना सीखूंगा, हवाई जहाज चला करके मतलब कुल मिलाकर के सब कुछ मेरे दिमाग में कोलकाता होता था और वहां से हवाई जहाज चला करके कानपुर आऊंगा, फिर मतलब गांव में आकर के मतलब लोगों के सामने प्रस्तुत होगा। तो इस तरीके से एक कहानी बनी और वो कहानी नौकरी की खोज करके मैंने लिखा। करीब 64-65 पेज की कहानी थी, लेकिन वो खत्म गायब हो गई। उसके बाद फिर मेरे मुझसे एक सीनियर छात्र थे, जो मैं तो गांव में ही पढ़ता था, मैं मुझसे एक सीनियर थे जो कानपुर में पढ़ते थे, प्रेम प्रताप अवस्थी। तो प्रेम प्रताप अवस्थी जो है जासूसी उपन्यास 5 लेके आए और मेरे पास आए, कहने लगे इनको तुम पढ़ो। मैंने वो जासूसी उपन्यास पढ़े और उनके तर्ज पर मैंने 2 जासूसी उपन्यास लिखे। वो सब गायब हो गए, सब खत्म हो गए, पता नहीं कहाँ हैं। उनमें से एक का नाम था अधूरा प्रेम। जाहिर है उसमें मेरा एक सहपाठी और मेरा पड़ोसी बाला प्रसाद त्रिवेदी था, वो उसका नायक था और कुछ उसकी प्रेम प्रसंग वगैरह वो बताता रहता था। ये 9वीं कक्षा की बात है, तब मैं भास्कर इंटर कॉलेज नरवल में पढ़ता था। कन्हैयालाल नंदन जहाँ के छात्र हैं, आपको शायद पता होगा, कन्हैयालाल नंदन सारिका और नोवा टाइम्स ऑफ इंडिया में थे, धर्मयुग में थे। जी, तो वो उसी इंटर कॉलेज के छात्र थे। हाई स्कूल 10वीं उन्होंने वहां से किया था, मैंने भी वहीं से 10वीं किया था। तो ये सिलसिला रहा। इसके बाद फिर जब मैं शहर पढ़ने के लिए आ गया तो वो सारा सिलसिला खत्म हो गया। फिर संघर्षों का दौर चला, नौकरी पाना, नौकरी खोजना, 30 जगह इंटरव्यू दिए, 30 जगह इंटरव्यू में फेल हुआ। आप सोचिए कि 31वीं जगह किसी तरीके से नौकरी मिल गई। फिर जिंदगी थोड़ी पटरी पर आई और इसके बाद यानी शुरुआत जो हुई वो कविता साहित्य नहीं, शुरुआत कविता से हुई। हुई अनिल। और ये भी बता दूं कि सबसे पहला मेरा कविता संग्रह ही था। अच्छा, कविता संग्रह भी है? हाँ, नहीं वो है नहीं, वो सब मैंने खत्म कर दिया। वो ऐसा हुआ, वो भी एक हादसा था कि मेरे एक मित्र हैं सुभाष नीरो, आजकल संवाद नहीं है फिलहाल किसी वजह से। तो हम मुरादनगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर में मैं था, वो वहाँ रहते थे, उनके पिताजी वहाँ थे, वो दिल्ली में नौकरी करते थे। तो उनको कविताएं आज भी वो कविताएं लिखते हैं। तो उन्होंने कहा हम एक कविता संग्रह छपवाने की योजना बनाते हैं। कविताएं सब बंद हुई पड़ी थी, कुछ कहानियां हमने लिखनी शुरू कर दी थी। होता यह था कि शनिवार मेरी इतवार छुट्टी होती थी, तो शनिवार की रात भर मैं कहानी लिखता था। मैं फैक्ट्री हॉस्टल में रहता था और हॉस्टल जंगल में था। तो हमारे सामने से एक सड़क थी जहाँ से लोगों का आवागमन कभी कभी होता था, या फैक्ट्री से छूटे हुए कर्मचारी साइकिलों पर दौड़ते हुए जाते थे, साइकिलों से दौड़ते हुए आते थे। तो वो दृश्य मैं देखता था। तो मैं रात में कहानी लिखता था और फिर बाद में सुनाता था लोगों को, और वो सब बड़ी आलोचना होती थी, बड़ी चीरफाड़ होती थी और फाड़ के फेंक देता था। मैंने पता नहीं कितनी कहानियां फाड़ के फेंकी होंगी उस दौर में। फिर जब उन्होंने कहा कि कुछ कविता लिखो और एक कविता संग्रह छपवाते हैं अपने अपने पैसे से, तो मैंने भी जबरदस्ती कविताएं लिखी। सच बात यह कि जबरदस्ती कविताएं लिखी और हम उन्होंने मिलकर 48 पेज का कविता संग्रह यत्किंचित नाम से छपवाया। अपने अपने पैसे खर्च किए, जेपी फंड से पैसे निकाले मैंने, और पता नहीं 700 रुपए में उस समय वो कविता संग्रह छपा था। वो कविता संग्रह बच्चन जी को उन्होंने भी भेजा, मैंने भी भेजा, हरिवंश राय बच्चन को। और लोगों को भी दिया। कुछ लोगों ने तारीफ की, युवा है, ठीक है, कोशिश करेंगे और अच्छा लिखने लगेंगे। सच बात जो है हरिवंश राय बच्चन ने बताई। उन्होंने चिट्ठी लिखा कि तुम कुछ भी बन सकते हो, कभी नहीं बन सकते हो, इसलिए कविता लिखना छोड़ दो। और उस दिन के बाद मैंने कोई कविता नहीं लिखी। उस कविता संग्रह को भी डिसोन कर दिया मैंने, उसको भी मतलब खारिज कर दिया। ये साहित्य सबसे पहली कहानी कह सकते हैं मेरी, जनयुग में छपी थी, जिसके कभी नामवर सिंह संपादक रहे थे। उसके साथ होते थे। तो सबसे पहली कहानी 1979 में मेरी जनयुग में छपी थी, मार्च के महीने में। उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हो गया कहानी। मैंने 10 ऐतिहासिक कहानियां। पहला कविता संग्रह जब आपका आया जी, तो जब पहला कविता संग्रह जब आपका प्रकाशित हुआ जी, और फिर पहली कहानी जब आपकी प्रकाशित, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के साथ प्रकाशकों और संपादकों की
क्या कोई मुठभेड़ हुआ? उस पहले स्तर की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, कभी देखिए कविता का तो मामला यह है कि कभी का हमने बार में कभी भेजी नहीं छपने के लिए, कभी नहीं भेजी। वो एक कविता संग्रह में मैंने जैसे कहा ना कि उन्होंने प्रस्ताव किया मेरे मित्र ने, और मैंने कविता लिखने का एक जुनून जिसे कहते हैं ना, अरे यार कविता संग्रह आ जाएगा, पहली किताब छप जाएगी, तो मैंने जबरदस्ती कविताएं, इसीलिए मैंने उनको खारिज भी कर दिया। उस कविता संग्रह का मैं कहीं उल्लेख नहीं करता हूँ आज की तारीख में, वो करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। तो कविता को लेकर के संपादकों से मुठभेड़ नहीं हुई, और कहानी को लेकर के भी आज तक के रिकॉर्ड में किसी संपादक से मुठभेड़ उस तरीके से नहीं हुई। लेकिन एक कहानी का मैं उल्लेख यहाँ करूं, हंस ने मेरी सबसे पहली कहानी 1900 मई 1987 में प्रकाशित की थी, आदमखोर। आपने शायद पढ़ी है, मेरे ख्याल से, वो नहीं पढ़ी है तो पढ़ेंगे। प्रकाशित के बाद काफी काफी चर्चित हुई वो कहानी, काफी चर्चित हुई, और बल्कि अब मेरे ख्याल से 20 साल के बाद या 25 साल के बाद किसी ने मुझे कहा कि आज रूप सिंह चंदेल, अच्छा जिनकी कहानी आदमखोर थी, तो उस कहानी के प्रकाशित होने के बाद कुछ ऐसा माहौल हंस बना, मुझे लेकर के बना या बनाया गया या मुझे नहीं मालूम। एक पापी कहानी है, मेरी लंबी कहानी है, और लगभग छपे हुए प्रश्नों की 30-32 पेज की कहानी है। वो पापी कहानी मैंने हंस को दी, तो राजेंद्र यादव जी से मैंने 3 महीने के बाद पूछा, डाक से भेजी, पूछा, जाकर के पूछा, तो उन्होंने पता करवाया, पता लगा कहानी नहीं पहुंची है, उन्होंने कहा वो कहानी दे दो। फिर उन्होंने कहा कि तुम उसका थीम बताओ। अक्सर राजेंद्र जी ऐसे ही करते थे। मैंने उसका विषय बताया कि इसका विषय ये है। अरे कहने लगे ये तो राजी सेठ का एक कहानी है। अरे मैंने कहा राजी सेठ महानगरी जीवन पर लिखने वाली कहानी लिखती हैं, मेरी कहानी ग्रामीण पृष्ठभूमि की है, कोई तुलना ही नहीं है उसकी और राजी सेठ की और मेरी कहानी की। खैर वो एक्चुअली एक बहाना चाह रहे थे कि मुक्ति मिल जाए राजी सेठ की बात करके। खैर मैंने कहानी उनको दोबारा भेजी, 15 दिन महीने भर के अंदर वो कहानी वापस आ गई। मैंने उस कहानी को रविवार पत्रिका निकलती थी कोलकाता से, वहां भेज, 15 दिन के अंदर उसकी स्वीकृति आ गई। जब स्वीकृति आ गई तो थोड़ा सा मेरा सीना चौड़ा हुआ और मैं राजेंद्र जी के पास गया, वो स्वीकृति पत्र लेकर के। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपने ये कहानी वापस की थी, ये कहानी तो 15 दिन में स्वीकृत होकर आ गई हमारे पास में, आपने तो 4-5 महीने ले लिए इसको अस्वीकृत करने में। अरे तुम नहीं समझते हो चंदेल, बहुत सारी बातें होती हैं। हमने कहा ऐसा क्या है कि जो कहानी, हाँ उन्होंने एक बात कही कि ये कहानी तो कहीं भी छप सकती है। जब उन्होंने कहा, इसका मतलब है कहानी उन्होंने पढ़ी थी और पढ़ने के बाद किसी वजह से उनको वापस करना पड़ा। तो मैंने कहा कि जब वो कहीं भी छप सकती है तो भाई साहब आपके यहाँ क्यों नहीं छप सकती थी हंस में। कहने लगे वो तुम नहीं समझते हो, बहुत सारी बातें हैं जो बताई नहीं जाती हैं। खैर एक वहाँ मेरे खिलाफ कोई माहौल था, कुछ लोगों ने बना रखा था, राजेंद्र जी को ये कह रखा था कि किसको छाप रहे हो, ये कोई लेखक है वगैरह वगैरह, जो भी बहुत सारी बातें। आज वो जिन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया था वो तो कहीं नहीं है। वह तो ऐसा तो मतलब ये टकराहट नहीं है, लेकिन हाँ कुल मिलाकर के एक बात थी। उसके बाद फिर मैंने राजेंद्र जी को कहानी नहीं दी। उसके बाद 14 वर्ष तक मैंने राजेंद्र जी को ओके, कथा साहित्य में इधर का जो परिवेश चल रहा है, जिसको मैं कथा साहित्य का तंत्र कहना ज्यादा उचित समझूंगा, तो इस तंत्र में, और जब मैं तंत्र की बात कर रहा हूं तो आप जान रहे हैं कि लोकतंत्र भी यहाँ शामिल हो सकता है। इस कथा साहित्य के तंत्र ने लोक को विस्थापित करने का जो खेल खेलना शुरू किया है, इस खेल में जन के अधिकार और मुद्दे कहां तक शामिल हो रहे हैं और कहां तक जन भावनाओं को थेथर किया जा रहा है। मुझे लगता है कि जिस तंत्र की बात आप कर रहे हैं, मेरे सुनने वाले भी वो समझ रहे होंगे कि आप किस तंत्र की बात कर रहे हैं। और यह तंत्र का यह जो खेल है, ये हाल फिलहाल नहीं शुरू हुआ है, ये बहुत पहले शुरू हो चुका, बहुत पहले शुरू हो चुका था। बल्कि मैं ये कहूँगा कि
90 के बाद बाकायदे शुरू हो गया था। किसको विस्थापित करना है, किसको स्थापित और विस्थापित की जो भूमिका थी वो तो नई कहानी के बाद, नई कहानी से ही शुरू हो चुकी थी। नई कहानी के दौर में ही विस्थापित स्थापित करने की भूमिकाएं शुरू हो चुकी थी। यह प्रश्न मैंने राजेंद्र यादव से भी पूछा था कि आप तीनों के कारण, कमलेश्वर, मोहन राकेश और आप के कारण कई लोगों को विस्थापित हो जाना पड़ा, या आप लोगों ने कुछ ऐसे खेल खेले जिसकी वजह से उन लोगों ने फ्रस्ट्रेट होकर के या दुखी होकर के उन्होंने लिखना बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ये तो उनकी अपनी स्थितियां थी, हम लोग, हमारा इसमें क्या दोष हो सकता है। दरअसल ये एक था, उस समय भी एक ऐसा खेल था। आपको मैं बता दूं, मैं उदाहरण इस समय नहीं दे पाऊंगा पढ़ करके, लेकिन आंचलिक कहानियां भी नई कहानियों के पैरेलल शुरू हुई थी, आंचलिक कहानियों का लेखन। और बाकायदे राजेंद्र यादव ने आंचलिक कहानियों के खिलाफ इतना लिखा था, और उनको 2 कौड़ी का ये घर में बैठ करके लिखने वाले लेखक हैं, ये रोना गाना लिखने वाले लेखक हैं, ये डांस वो नृत्य और ये सब लिखने वाले लेखक हैं। उन लेखकों की इस तरीके से लानत मलानत उन्होंने अपने आलेखों में की थी। उनकी एक पुस्तक है, उसका उत्तर मैं नाम दिमाग से उतर रहा है। तो शुरुआत तो वहां हुई थी, लेकिन जो लेखक थे वो बड़े दमदार थे। कुछ लेखक तो चले गए, उनमें एक आलोक श्रीवास्तव के चाचा जी भी थे, उनका नाम दिमाग से उतर रहा है। वो लंदन चले गए थे और इसके बाद उन्होंने लिखना छोड़ दिया था। और आलोक श्रीवास्तव का ये कहना है कि इन लोगों की वजह से, और खुद राजेंद्र यादव ने उनका नाम लिया था कि वो मेरी वजह से नहीं, हम लोगों की वजह से नहीं, उन्होंने अपने कारणों से छोड़ दिया था। तो ऐसे कुछ लेखक थे जो जिनको विस्थापित कर दिया गया था, वो प्रतिभाशाली लेखक थे। तो प्रतिभाओं, दरअसल क्या है कि प्रतिभाओं से आतंकित हो करके कुछ लोग एक समूह बना करके उन लोगों को विस्थापित करने की कोशिश करते हैं जो प्रतिभाशाली हैं। उनकी उपेक्षा करते हैं, उनके बारे में बात नहीं करते, उनकी कहानी की चर्चा नहीं करते। तो लेखक क्या होता है, लेखक अंततः या तो लिखना छोड़ देता है या फिर उसको चुनौती मान करके वो खूब लिखता है और अंततः उनको परास्त करता है, लेकिन ऐसा कम होता है। लेकिन 90 के बाद 8वें मतलब सारिका में भी, जब सारिका दिल्ली आ गई थी, और मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन कुछ लोगों को स्थापित करने के लिए बड़े वहाँ पर बैठे हुए लोग कुछ लोगों को स्थापित करने के लिए चर्चाएं करवाते थे, तरह तरह के खेल खेले जाते थे, लोगों से चिट्ठियां लिखवाई जाती थी कि कहानियों पर चिट्ठियां लिखो। लेकिन तो मतलब फिर भी 9वां दशक 1981 से लेकर 90 तक भी काफी हद तक स्थितियां ठीक थी, और अगर नहीं ठीक हुई होती तो शायद हम जैसे लोग यहाँ उभर करके नहीं आए होते, ये भी बता। लेकिन 90 के बाद जब हंस को अपनी सत्ता का एहसास हो गया और कथा देश निकलनी शुरू हुई, और कथा देश को मैं मतलब इन पत्रिकाओं का नाम ले रहा हूँ, कथा देश, उनको भी अपनी सत्ता का एहसास हो गया, तब फिर ये खेल कुछ ज्यादा बड़े स्तर पर शुरू हुआ। और राजेंद्र जी ने जो स्त्री विमर्श और दलित विमर्श और ये विमर्श, तो वो उन सब विमर्शों का आविर्भाव हुआ, और उसके बाद तो फिर चुप्पी साधना और बात न करना, तो विस्थापन जन को विस्थापित करना, ये तो कथाकारों को विस्थापित किया गया। कथाकारों को विस्थापित करने की बात तो है ही है, लेकिन जब आप देखिए कि जब ऐसे कथाकारों को विस्थापित किया जाएगा तो जन तो विस्थापित होगा, वे कथाकार तो जन की बात करने वाले लोग थे ना। जन की बात करने वाले कथाकारों को ही विस्थापित किया गया कि कुछ चुनौतियां वो दे रहे थे, आतंक उनसे था, घबराहट उनसे थी। अब आप देखिए, एक और साहित्य में पिछले दिनों करीब 15 वर्षों से, मेरे ख्याल से 20 वर्षों से एक और बात प्रचलन में आई है, आपने भी शायद सुना होगा, मुख्य धारा, साहित्य के मुख्य धारा। ये क्या है भाई? मुख्य धारा, हम अक्सर सुना करते थे कि राजनीति में मुख्य धारा की बात होती है कि आदिवासी ये नक्सलाइट हैं, आतंकवादी हैं, इनको जो है मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है। कहने का तो इसका मतलब ये है कि जो लोग अपने को मुख्य धारा का लेखक मानते हैं,
जो लोग मुख्यधारा का अपना लेखक मानते हैं, इसका मतलब कि जो दूसरे लोग हैं, आप जिनको मुख्यधारा का लेखक नहीं मानते हैं, वो आपके लिए आतंकवादी है, या मतलब वो ऐसे लोग हैं जिनको मुख्य धारा से ये भी तो मतलब हो सकता है कि जो दूसरे प्रकार की कहानियां लिख रहे हैं, जिन कहानियों का कोई स्तर नहीं है, आप समझ सकते हैं, न्यूडिटी को लेकर के और अश्लीलता को लेकर के उस प्रकार की जो कहानियां लिख रहे हैं और जो उस प्रकार की कहानियां नहीं लिख रहे हैं, तो जो गंभीरता से काम कर रहे हैं उनको मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है, और जो इस तरीके के काम कर रहे हैं जैसे दूसरी साइड घास उनको उस तरह रखा जा रहा है, ये भी तो हो सकता है। नहीं, यही एक विडंबना है कि जो अश्लीलता परोस रहे हैं, जो स्तरहीन साहित्य लिख रहे हैं, वो अपने को मुख्यधारा की बात तो वही लोग कर रहे हैं ना, जो वो लोक जीवन की, जो लोग जिनके साहित्य में लोक जीवन उद्भासित हो रहा है, जो लोग जीवन से जुड़ी हुई कहानियां लिख रहे हैं, जिनके यहाँ साहित्य, समाज, राजनीति, आर्थिक, धार्मिक तमाम स्थितियों का उद्घाटन हो रहा है, उनको ही मुख्यधारा से बाहर किए जाने की बात होती है कि ये मुख्यधारा का लेखक वो है जो अश्लीलता लिखता है, जो पौन साहित्य लिखता है। अक्सर देखिए कि मुख्यधारा की बात वही लोग करते हैं। अब आपको नाम तो मैं नहीं लूंगा इस समय, लेकिन मुख्यधारा की बात तो उन्हीं के मुंह से सुनी जाती है कि ये तो मुख्यधारा का लेखक नहीं है। तो ये श्रोताओं को और पाठकों को पता तो चलना चाहिए कि कौन लोग हैं जो अश्लील लिख रहे हैं, कौन लोग हैं जो ईमानदार साहित्य लिख रहे हैं, ये पता तो चलना चाहिए। पाठकों को पता है, पाठक इस बात को जानता है, लेकिन पाठकों में भी एक ऐसा वर्ग है जो उस तरीके की अश्लील कहानियां पढ़ करके एंजॉय करता है। दूसरा वर्ग है उन कहानियों को नहीं पढ़ता है, लेकिन उसकी कोई मतलब उसकी कोई आवाज नहीं है। वो आवाज अगर उठाता भी है तो ऐसे संपादक भी बैठे हुए हैं जो ऐसी कहानियां छापते हैं, तो उनके लिखे हुए पत्रों को, उनके लिखी हुई चीजों को छापते नहीं होंगे। तो हमारे यहाँ तो साहित्य में संपादक तो सर्वे सर्वा है भाई। आजकल की स्थिति में, पहले भी था, आज भी है, लेकिन पहले के संपादकों में और आज के संपादकों में जो अंतर है वो ये है, यहाँ तक कि मैं राजेंद्र यादव की भी बात करूं कि उनके यहाँ एक लोकतंत्र था, उनके दौर में एक लोकतंत्र था। वो विरोधी को भी छापते थे, विरोधी के पत्रों को भी छापते थे। ये जो शेष पत्रिका के जो संपादक हैं, क्या नाम है, जो जोधपुर से शेष पत्रिका निकलती है, उसके संपादक जो है राजेंद्र यादव के बहुत खिलाफ थे। वो ऐसी लंबी लंबी चिट्ठियां लिखते थे, और एक चिट्ठी तो उन्होंने ऐसी लिखी कि राजेंद्र यादव जिस दिन मरेंगे उस दिन मैं 1 मन लड्डू बांटूंगा। वो चिट्ठी राजेंद्र यादव ने सबको पढ़ के सुनाई थी, लेकिन इसके बावजूद वो उनको छापते थे, उनकी कहानियां छापते थे। तो और विरोध विपक्ष के पत्र भी छापते थे। यह भी सच है कि अश्लीलता और न्यूडिटी को बढ़ाने में राजेंद्र यादव का बड़ा हाथ रहा है। हाँ, डेफिनेटली, वो तो पक्का 100% जो है राजेंद्र यादव ने अश्लीलता को, दरअसल मैंने कहा ना कि 90 के पश्चात जो कुछ लोगों को, कुछ को स्थापित करने के लिए, और विस्थापित तो अपने आप लोग हो जाते हैं जब जिनको अवसर नहीं मिलेगा, पत्रिकाएं नहीं छाप रही हैं, या एक बेहतरीन कहानी वो लिख रहे हैं और हंस नहीं छाप रहा है और खराब कहानी छाप रहा है, तो एक लेखक, बहुत कम लेखक, मैंने कहा ना, जो चुनौतियां स्वीकार करते हैं और जमे रहते हैं कि भाई तुम नहीं छापोगे तो यहाँ छपेगी, वहां नहीं छपेगी तो वहां छपेगी। कुछ लोग मान के चलते हैं कि हमारी इतनी अच्छी कहानी थी, हंस ने क्यों नहीं छापा, कथा देश ने क्यों नहीं छापा, या नया ज्ञानोदय ने क्यों नहीं छापा। कुछ लोग होते हैं और फिर उससे बहुत पीड़ित होते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। लेखक को मान के चलना चाहिए कि तो हमारे लिए चुनौती है, लेकिन सभी चुनौतियां स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो जहां तक राजेंद्र जी का सवाल है, राजेंद्र जी ने स्त्री विमर्श और दलित विमर्श की अवधारणा जो प्रस्तुत की, वो कुछ लोगों को स्थापित करने के लिए की, और कुछ लोगों में दलित विमर्श की अवधारणा में ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्थापित करने, और जाहिर ओम प्रकाश वाल्मीकि के पीछे एक लाइन थी, एक पंक्ति थी, वो भी मतलब उसमें खप गए हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्थापित करने के लिए, या कुछ मसीहाई भाव भी था राजेंद्र जी का, कुछ वो विवादों में रहना चाहते थे, मसीहाई भाव, विवादों में रहने का भाव, इन सब ने मिलकर के दलित विमर्श की अवधारणा प्रस्तुत की। पहले दलित विमर्श की अवधारणा प्रस्तुत हुई, उसके पश्चात उन्होंने जूठन को बहुत महान आत्मकथा बता दिया, जो कि उतनी महान है नहीं, ठीक है ना। अच्छा, वो दलित लेखकों का कहना है।
खुद दलित लेखकों का कहना है, यहाँ तक कि डॉक्टर तेज सिंह का ये कहना था कि उसमें आधा सही नहीं है, लेखक ने बढ़ा चढ़ाकर चीजों को लिखा है, ठीक है ना। इसी तरीके से स्त्री विमर्श में कुछ लेखिकाओं को, अपनी बहुत खास कुछ लेखिकाओं को स्थापित करने के लिए राजेंद्र यादव ने दलित विमर्श की बात प्रस्तुत की। अब आप देखिए, अपनी बहुत खास लेखिकाओं से क्या मतलब है सर? अपनी बहुत खास लेखिकाओं से क्या मतलब है? खास लेखिकाओं से जैसे मैत्री पुष्पा उनके बहुत निकट थी, लता शर्मा उनके बहुत निकट थी, सरयू शर्मा उनके बहुत निकट थी, और भी कुछ नाम हैं जो मतलब खास से मेरा मतलब यही है कि जो बहुत निकट उनके, जिनको बहुत निकट समझते थे, तो उन लोगों को स्थापित करने के लिए उन्होंने स्त्री विमर्श की बात की। अब आप बताइए, आपने बहुत साहित्य पढ़ा है, आपने बहुत सारे उपन्यासों की चर्चा की एक दिन, आप बताइए क्या स्त्री विमर्श पहले नहीं था साहित्य में? कब? सदैव शुरू से ही, जब से लेखिकाओं ने लिखना शुरू किया, हर लेखिका के उसमें स्त्री विमर्श था, चाहे वो शिष्टप्रभा शास्त्री रही हो, चाहे कृष्णा सुप्ती रही हो, चाहे मंडू भंडारी रही हो, चाहे मुदगल रही हो, मृदुला गर्ग रही हो। मृदुला गर्ग का अगर स्त्री विमर्श यही है कि अश्लीलता परोसा जाना ही स्त्री विमर्श है, नग्नता लिखा जाना ही स्त्री विमर्श है, तो फिर मृदुला गर्ग का उपन्यास तो 1974-75 में आ गया था, चित्रकोबरा। सोप्ती मित्रों मर्जानी लिखती हैं। और इससे भी पहले जब स्त्री विमर्श बहुत ज्यादा चर्चा में आया, उससे पहले कृष्णा सोबती का दिलो दानिश उपन्यास, अद्भुत उपन्यास है। चांदनी चौक की एक वेश्या को लेकर के लिखा गया उपन्यास है, जो किसी के रखा जी। महक बानो उसका जो चरित्र है, बहुत शानदार चरित्र है। क्या भाषा है उसकी, ये कोई लिख नहीं सकता उस तरीके का भाषा। कृष्णा सोबती की अपनी एक उस उपन्यास की तो इतनी चर्चा की जानी चाहिए कि नहीं, जिसकी चर्चा हुई नहीं। मित्र वर्जानी की चर्चा हुई और बाकी उपन्यासों की चर्चा हुई। तो विमर्श तो जब से साहित्य, मैं कहता हूं जब से साहित्य प्रारंभ हुआ, हमारे यहाँ बिजली चली गई। अब हम ये इस समय ना उससे आ गए हैं, क्या कहते हैं, हमारे मोबाइल का जो डाटा है ना, उससे बात हो रही है। अच्छा। बिजली चली जाती तो नेट चला जाता है, वाईफाई गायब हो गया, और आज सुबह से ऐसे ही हो रहा है। खैर, तो प्रेमचंद की देखिए ना कि कफन कहानी में कितना जबरदस्त स्त्री विमर्श, अगर स्त्री विमर्श की बात करें, किस तरीके से वो मर रही है और वो लोग मौज कर रहे हैं, है ना, माधव और हिसू। तो अभी हम प्रेमचंद पे आएंगे सर। बात कह रहा हूँ कि स्त्री विमर्श की बात जब चल रही है, तो ये प्रश्न उठना जायज हो जाता है कि आज भी कुछ स्त्री लेखिकाएं ऐसी हैं जो अश्लीलता परोसना अपना परम कर्तव्य मानती हैं, और जैसे सड़कों पर चलती हुई अर्धनग्न अवस्था में कोई आधुनिक स्त्री यह कहती है पुरुष अपना सोच बदले, वैसे ही अश्लीलता परोसने वाली कुछ लेखिकाएं कह रही हैं कि हम तो ऐसा ही लिखेंगे, जिनको पढ़ना है, जिनको साहित्य समझना है, वो अपनी सोच बदले। ये जो नारे हैं और ये जो दावे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि देखिए, ये समसामयिक सारी बातें हैं। पाठक जो है, बहुत कम प्रतिशत ऐसे पाठकों का है, और ऐसे लेखकों की बात मैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे उनके ऐसे लेखन को जो सपोर्ट करते हैं, उन लेखकों की बात क्या करना है, क्योंकि उनका तो दरअसल ये सब कुछ कहानी कहाँ से आती है, कहानी जीवन से आती है। हम जैसा जीवन जीते हैं, जैसा परिवेश पाते हैं, जैसा हमारे आसपास घटित हो रहा होता है, या हमारे जीवन में जो घटित हो रहा होता है, कहानी तो कहीं ना कहीं वहीं से उठती है ना। फिर हमारी सोच भी कहानी को पैदा करती है। हो सकता है कि हमारे आसपास, हमारे परिवेश में, हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा उल्टी सीधी चीजें घटित हो रही हों, लेकिन अगर हमारी सोच ठीक है तो हम वो उस विषय को नहीं उठाएंगे।
हम्म। हाँ, हाँ वो जी। कुल मिलाकर के ये बहुत कुछ कहानी सोच पर भी निर्भर करती है। और जो ऐसा कह रहे हैं, कुल मिलाकर के तो उनका जीवन भी बड़ा विचित्र है। अब उनके जीवन के बारे में तो किसी के जीवन के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि कहानी जीवन से उठती है, और जो जैसा जीवन देखेगा। हमने गाँव का जीवन देखा है, हमने महानगरों में बहुत त्रासदी देखी है, विपन्नता देखी है, बहुत पात्रों के बहुत जो आपने हमारे पात्र पढ़े होंगे उनको देखा होगा कि किस तरीके के हालातों में जीते हैं और क्या कैसी बातें करते हैं। तो हमने देखा, हम वो लिख रहे हैं, जो वो देख रहे हैं जी रहे हैं वो लिख रहे हैं। सवाल इस बात का है कि साहित्य में जो कल्याण की भावना होती है, सहितेन भावा साहित्य जो कहा गया है हमारे शास्त्रों में, अगर वो साहित्य नहीं है तो एक समय के पश्चात तो वो भी नहीं रहेगा। साहित्य वही रहेगा जहां समाज, व्यापक समाज अपने को देख सकता है। व्यापक समाज जहां अपने को देखेगा, साहित्य वही जीवित रहेगा। वो कितना भी ये कहे कि हाँ आप अपनी दृष्टि बदलिए, हम तो जैसा लिखना है वैसा लिखेंगे, तो आप लिखते रहिए। कितने दिन लिखेंगे? जब तक आप लिख सकते हैं लिखेंगे। उसके बाद जब आप खत्म हो जाएंगे तो आप भी खत्म हो जाएंगे, आपका साहित्य भी खत्म हो जाएगा, जो मेरा मानना है। जी जी जी। अच्छा, एक एक इधर ये जरूरी है, और मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म दिवस भी 31 जुलाई को है, और वो भी सामने है। तो मुंशी प्रेमचंद, जाहिर सी बात है कि जब आप साहित्य की शुरुआत किए होंगे तो मुंशी प्रेमचंद के प्रति आपका झुकाव हुआ हो, तो वो झुकाव मुंशी प्रेमचंद जी के प्रति था या उनकी साहित्य के प्रति था? देखो, पहले अगर प्रारंभिक शुरुआती दौर की मैं बात करूं, तो जब मैं प्रेमचंद जी के बारे में, मेरे बड़े भाई ये बताया करते थे कि वो नदी पार करके पढ़ने जाते थे। हाँ। बड़ी कठिनाइयों में उन्होंने पढ़ाई की। तो निश्चित तौर पर एक उनसे जुड़ाव मैं महसूस करता था। मन में एक भाव पैदा होता था कि एक व्यक्ति इतना बड़ा लेखक बन गया और इस तरीके के संघर्षों से जूझते हुए इतना बड़ा लेखक बन गया, तो जाहिर है कि पहला उनके जीवन से हुआ, पहला जुड़ाव उनके जीवन से। मतलब ये प्रारंभिक दौर की बात कर रहा हूँ, उस समय की, जिस समय मैंने कविताएं भी शायद लिखनी नहीं शुरू की थी, तब जी की बात जी कर रहा हूँ। जी 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 जी। तो पहला जुड़ाव उनसे उस तरीके से हुआ। उसके बाद जैसे जैसे उनके साहित्य से मैं परिचित होता गया, पहले कहानियां पढ़ी, फिर उनके उपन्यास पढ़े, और मुझे लगता है कि एमए करने तक मैं रंगभूमि मैंने काफी बाद में पढ़ा है, बाकी बहुत सारे उपन्यास उनके मैं तब तक पढ़ चुका था। और शायद ये बात आपने एक बार कही थी, सबसे पहले शिव प्रसाद सिंह ने मुझे ये बात कही थी, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने, जब उन्होंने मेरा रमला उपन्यास पढ़ा था, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम मतलब की किस्सा गोई शैली है, तो तुम इसे बरकरार रखना। ये बात कही थी। और मुझे याद आता है कि नामवर सिंह भी ये कहते थे कि जिस मतलब किस्सा गोई शैली पाठक को मतलब एक साहित्य में के लिए जरूरी है कि किस्सा गोई। ठीक है, आपने भी ये बात कही एक दिन कि आपने गजब की किस्सा गोई शैली है। तो शायद मुझे लगता है कि प्रेमचंद को मैंने उनका उपन्यास पढ़े, वो तो मेरे कोर्स में ही था, तो मैंने जो उनके उपन्यास पढ़े, शायद कहीं ना कहीं लेखन की कला, लेखन का जो कुछ सीखा, शायद मैंने बहुत कुछ प्रेमचंद से सीखा, बहुत कुछ प्रेमचंद से सीखा। यशपाल से भी मैं प्रभावित हुआ हूँ, श्री प्रसाद सिंह से भी मैं प्रभावित हुआ हूँ, कुछ लेखक है जिनसे मैं वाकई बहुत प्रभावित हुआ हूँ। लेकिन प्रेमचंद ने निश्चित मुझे नहीं, हिंदी के, मुझे लगता है बहुत सारे जो ग्राम्य जीवन से जुड़े हुए लेखक हैं, उन सबको प्रेमचंद ने प्रभावित तो किया। आज कुछ लेखक भले ही प्रेमचंद को खारिज कर रहे हो, मैं आप अच्छा, उनका मुंशी प्रेमचंद का जो कथा साहित्य है, उसमें कुछ ऐसे पात्रों के नाम बताएंगे जो आपको प्रभावित करते हैं और जो लोक का प्रतिनिधित्व करते हैं? देखो, मुंशी प्रेमचंद के पात्रों में जो गोदान के पात्र हैं, गोबर और धनिया, और वो जो क्या नाम है उसके पिता का नाम, मुझे
ठहर, या देखिए मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी है एक ईदगाह, अच्छा ईदगाह। क्या ईदगाह, ईदगाह, हाँ। उसका जो ईदगाह। चिमटा चिमटा अपनी माँ का, दादी माँ के लिए खरीद के लाता है, अद्भुत चरित्र है, अद्भुत चरित्र है। और यीशु और माधव कफन के, देखिए जो निष्क्रियता है और जो मतलब गरीबी है, वो मनुष्य को कितना कहाँ नीचे ले जाती है, इसका बड़ा सार्थक प्रस्तुतिकरण पसंद में मिलता है। और मैं सच बताऊं कि मुझे तो ईदगाह का तो लाजवाब कहानी मैं मानता हूँ उसको, ईदगाह। अब रही बात रंगभूमि का जो सूरदास है, हाँ, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मतलब मैं सच बताऊं तो मैं सबसे ज्यादा सूरदास से प्रभावित हुआ, प्रेमचंद। अकेला एक व्यक्ति किसी भी स्थिति में नहीं है, लेकिन बड़े बड़े क्या क्या उस समय की ब्रिटिश सरकार से लेकर के राजाओं तक को हिला के रख देता है। उस रूप में वो, अगर दलित विमर्श की बात कर रहे हैं जब हम, वो अपने को कहीं भी दलित नहीं, उसमें प्रेमचंद ने उसको दलित नहीं दिखाया है। ठीक है, उसकी जात की बात की है एक आध जगह, चमार जैसे कहा है, उसका विरोध होते हुए रंगभूमि को जलाया गया था। अरे भाई, अगर वो किसी जाति का है, अगर मैं राजपूत हूँ, आप मुझे राजपूत कहते हैं, मुझे ठाकुर कहते हैं, तो मुझे तो बुरा नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई, जब भारत में जाति व्यवस्था है, हम जात पात की बात ना मानने की बात करें वो ठीक है, लेकिन जाति व्यवस्था तो है। तो अगर कोई चमार है और उसको चमार लिख दिया गया है, तो प्रेमचंद ने कोई अपराध नहीं किया। और फिर उस दौर में लिखा था, 19 मतलब जिस दौर में ये सारी चीजें बहुत आम हुआ करती थी। आज भी लोग लिखते हैं, मेरी कहानियों में आज भी कई जगह आपने देखा होगा। तो उस चरित्र ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, क्योंकि बहुत साधारण सा व्यक्तित्व है और व्यवस्था को हिला देता है। बाकी तो उनके हर अब मैं दो बैलों की कहानी की बात करूं, मैं तो बैलों की कहानी, मुझे जो बैलों की कहानी को याद करते हुए मुझे अपनी 5 बच्चों की माँ याद आ गई। दो बैलों की कहानी में वो बैल किस तरीके से आपस में, हाँ, मतलब वो, हाँ, बार बार वो प्रेमचंद जिक्र करते हैं कि मूक भाषा का लिखने की, हालांकि लेकिन उस जिस समय दौर में लिखी होगी, उनको लग रहा होगा कि पाठकों को एक भाषा, मूक भाषा का जिक्र कर दें। तो जिस तरीके से वो बैल, मानवीयता उन बैलों में है। वो बैल बार बार कहते हैं कि हमारा धर्म ये नहीं है, वो दूसरा आदमी अपना धर्म नहीं समझता तो हम न समझे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें, हम उस पर आक्रमण क्यों करें। जो दूसरा मालिक ले जाता है उसका, मतलब जीजा ले जाता है उसको, नहीं जीजा, साला ले जाता है उसको बैलों को खरीद करके, और उनको खाना दाना पानी ठीक से नहीं देता है। तो दो बैलों की कहानी भी एक जानवरों के माध्यम से प्रेमचंद ने बहुत खूबसूरत, बहुत अद्भुत बातें कही। प्रेमचंद के बारे में मैं एक बात बता दूं, अभी जो मैं बीच में बात कट गई थी, कि जो लोग, मैं ये कह रहा हूं कि जो गांव से जुड़े हुए लेखक हैं आज के, पहले प्रेमचंद से बिना प्रभावित हुए नहीं रहे होंगे। आज वो चाहे किसी भी कारणों से प्रेमचंद को, मुझे मालूम है कि लखनऊ के एक लेखक प्रेमचंद को खुलेआम खारिज करते हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन प्रेमचंद से बड़ी लकीर खींच दो, आप उनको खारिज कर दो, किसी ने नहीं मना किया है, आप उनसे बड़ी लकीर खींच दो। प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक है, कल भी थे, और भविष्य में अगले सैकड़ों साल तक प्रेमचंद प्रासंगिक रहेंगे। नहीं तो ऐसा ऐसा खारिज, जैसे संजय साया ने पूरा कहा और संजीव जी ने कुछ और कहा और मूर्ति जी ने कुछ कहा, तो ऐसे लोग प्रेमचंद को खारिज क्यों कर रहे हैं, जबकि प्रेमचंद है भी नहीं अभी? क्या क्या कुछ विशेष फायदा होने वाला है क्या इनको? नहीं, फायदा नहीं होने वाला। फायदा दरअसल क्या है, जब आदमी चुक जाता है, जब आदमी चुक जाता है
राजेंद्र जी ने लिखना बंद कर दिया था। बहुत बाद में उनकी एक कहानी, बहुत बाद में बहुत खराब सी कहानी छपी थी, ठीक है ना। विवाद में रहना, हमें चर्चा में रहना है तो कैसे रहना है, हमारा लिखा हुआ तो गया, जो लिखा था हो गया, चर्चा वर्चा जितनी होनी होनी थी, हमारे अपने तर्क तरीकों से। मैंने तो खैर अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं, और ना मुझे कोई ऐसा मंच मिला कि मैं उसका इस्तेमाल करता, या ना मुझे कोई गॉडफादर मिला। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। मैं जो कुछ भी हूँ सेल्फ मेड हूँ, चाहे साहित्य में हो चाहे जीवन में हो। जीवन से लेकर साहित्य तक जो कुछ भी हूँ अपने आप हूँ। और मुझे मतलब मेरा सौभाग्य ये है कि मुझे रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते रहे, बहुत खराब भी लोग मिले, बहुत अच्छे भी लोग मिले, बहुत अच्छे संपादक मिले, जिन्होंने मेरी रचनाओं को रचना समझ करके छापा, प्रकाशित किया, ठीक है ना। तो जब हम चुक जाते हैं या लेखक चुक जाता है और फिर भी वो चाहता है कि उसकी चर्चा होती रहे, तो एक तो इस तरीके की बातें करने लगता है। वो अपने से बड़ों को खारिज, छोटों को खारिज करके तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। वो ऐसे बड़े व्यक्ति को खारिज करेगा जिससे लोग चार बातें करने लगे कि भाई अरे देखिए इन्होंने इनको खारिज कर दिया, प्रेमचंद की कहानी को कूड़ा बता। देखिए मैं एक बात और अनिल कहना चाहता हूँ कि कोई भी साहित्यकार हो उसका 100% उत्कृष्ट नहीं होता। 20% उत्कृष्ट हो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। बाल्जाक जैसे या तोलस्ताय जैसे लेखक तो बहुत बिरले होते हैं। मैं मैक्सिम गोर्की की अगर बात करूं तो मैक्सिम गोर्की की माँ के अलावा बाकी उनके उपन्यास आप पढ़ नहीं पाएंगे। इतने दुरूह हैं, इतने विचित्र हैं, क्योंकि उन्होंने विचारधारा को ध्यान में रख करके उपन्यास लिखे हैं, ठीक है ना। वहां विचारधारा हावी रही है। बाल्जाक और ये टॉलस्टॉय जैसे लोग विरले हैं हिंदी साहित्य, विश्व साहित्य में। अच्छा, कुछ और हमारे हिंदी में भी हैं, जैसे यशपाल की मैं बात करूं, या शिव प्रसाद सिंह की बात करूं, या अमृत क्या कहते हैं अमरकांत की बात करूं। ऐसे भी लोग हैं जिनका संपूर्ण साहित्य पढ़ने लायक है, ठीक है ना। लेकिन अब होता क्या है कि उन जिन्होंने साहित्य लिख दिया और इतना लिख दिया कि उनको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, उनका साहित्य अपने आप चर्चा में है, तो उनको इस तरीके के फतवे जारी करने की जरूरत नहीं है कि प्रेमचंद ने कूड़ा लिखा या प्रेमचंद ने क्या लिखा। अरे प्रेमचंद की 300 कहानियों में से आपको अगर 25-30 कहानियां बेहतरीन लगती हैं, बाकी कहानियां तो ठीक है। सब मैंने कहा ना, सबकी कहानी, सबकी सारी कहानियां अच्छी नहीं होती हैं, सबके सारे उपन्यास भी अच्छे नहीं हो सकते हैं। और प्रेमचंद कोई खुदा नहीं थे, वो भी सामान्य लेखक थे, अपने को खुदा मानते भी नहीं थे। तो ये जो लोग कह रहे हैं, एक तो पहली बात है कि चुके हुए लोग हैं, इनके पास सब कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, तो यही कहेंगे कि प्रेमचंद को खारिज कर दो, उनको खारिज कर दो, इनको खारिज कर दो। अरे बड़ी लकीर खींचो, प्रेमचंद से कोई बड़ा उपन्यास लिखो, कोई बड़ी चीज रचना लिखो, तो प्रेमचंद अपने आप खारिज हो जाएंगे, लेकिन वो आप लिख नहीं सकते। अच्छा, उधर उधर प्रेमचंद को कूड़ा कहा गया, उधर प्रेमचंद को खारिज किया गया, इधर रेड को जातिवादी कह दिया गया, रेड को जाति बताई गई, और ये कहानी क्या चक्कर है? ये भी एक षड्यंत्र है। दरअसल पिछले कुछ सालों से ये बातें की जा रही है। कुछ लोगों ने एक समूह गुट भी बना रखा है, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। कुछ लोगों ने, जिसमें दलित मित्र हैं, कुछ ओबीसी के लोग हैं, कि उनको इस बात की परेशानी है कि साहित्य अकादमी किसी को नहीं मिल रहा है। तो ये है कि साहित्य अकादमी लायक, अगर देखो साहित्य अकादमी के खिलाफ मैंने अभी बहुत लिखा है। आपको मैं बता दूं, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, मैंने कई आलेख लिखे हैं जिसमें साहित्य अकादमी के खिलाफ लिखा है। मैंने कई पुरस्कारों को लेकर के चर्चा की है कि ये पुरस्कार गलत दिया गया है, ठीक है ना। तो साहित्य अकादमी में सब कुछ फेयर होता है ऐसा नहीं है, लेकिन जिनको दिया गया है, कोई मतलब एक दो उदाहरण ऐसे हो सकते हैं जो कमजोर नाम हो, बाकी नाम तो कहीं ना कहीं बड़ा होता है, और उनका कहीं ना कहीं जिस रचना को दिया गया उसको छोड़ दो, लेकिन उनकी बाकी रचनाएं बहुत अच्छी होंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो अभी हमारे दलित मित्रों के पास में या ठीक है रेणु को नहीं मिला, तो बहुत सारे लेखक हैं ऐसे जिनको नहीं मिला है।
जो डिजर्व करते थे इस बात के लिए कि साहित्य अकादमी। अब नागार्जुन को भी साहित्य का हिंदी में कहाँ मिला है? नहीं मिला ना, हिंदी का पुरस्कार उनको नहीं मिला है। तो अब ऐसे ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिनको साहित्य अकादमी नहीं मिला है। तो अगर रेणु को नहीं मिला तो इसके लिए परेशान होने की क्या? रेणु कम हो गए, साहित्य अकादमी मिल जाने से क्या वो ज्यादा चर्चा में आ जाते क्या? या जिनको साहित्य अकादमी नहीं मिला वो चर्चा में नहीं है, और जिनको साहित्य अकादमी मिल गया वो बहुत ज्यादा चर्चा में। बहुत सारे तो साहित्य अकादमी पाकर डूब गए। उदाहरण के लिए उदय प्रकाश को ले लो। मैं खुल करके बोल रहा हूँ, लोग बुरा मानेंगे उनके चाहने वाले, लेकिन क्या है, साहित्य अकादमी मिलने के बाद तो खत्म। अच्छा, उदय प्रकाश जी भी तो चर्चा में आने के लिए वो जो शशिभूषण त्रिवेदी जी की मृत्यु हुई थी उसको लेकर कहा था कि मैं किसी लेखक को नहीं जानता, किसी शशिभूषण त्रिवेदी को नहीं जानता। फिर उसको लेकर के जो जानकीपुर के संपादक है क्या, उन्होंने भी काफी क्रम प्रकाश देखा था। तो ये लोग भी तो काफी बीच में श्रम करते रहे हैं। उदय प्रकाश का जितना लेखन है उससे ज्यादा उनकी दुनियादारी है। अच्छा, है ना, उतने जुगाड़ हैं उनके, उतना सब कुछ है। वो योगी जी से झुक करके पुरस्कार ले आते हैं। लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि उन्होंने योगी जी से पुरस्कार लिया, इस बात की चर्चा करते हैं। ठीक है, योगी जी आपके खांचे में नहीं फिट हो रहे हैं, आप सो कॉल्ड वामपंथी हैं, योगी जी फिट नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप उनसे पुरस्कार देते हैं। तो चर्चा दुनिया इस बात की कर रही है, लेकिन चर्चा दुनिया इस बात की नहीं कर रही है कि जिसका पुरस्कार था, जो पुरस्कार था, वो उनकी अपनी सगी बुआ के बेटे के नाम पर दिया गया था। मतलब अपने ही रिश्तेदार का पहला पुरस्कार आप ले रहे हैं, क्योंकि वो 1 लाख रुपए का है। बात 1 लाख की नहीं है, आप ले रहे हैं, यह नैतिकता के खिलाफ है। वैसे कल को मेरा भतीजा कोई पुरस्कार देने लगे, या मेरा साला या मेरा कोई रिश्तेदार कोई अपने किसी उसके नाम पर पुरस्कार देने लगे और मैं उसको लेने पहुंच जाऊं, पहली बात तो गलती यही है, नैतिकता के विरुद्ध यही है कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के नाम का पुरस्कार लेने पहुंचाऊं, और वो भी खास रिश्तेदार, बुआ का लड़का, सगी बुआ का लड़का। और उसके लिए जब तर्क देते हैं तो वो राजे थे, वो महाराजे थे, तो वो फलाने थे, वो दिमाग। अरे भाई, ये कोई तर्क थोड़ी है। तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो हिंदी के सबसे ज्यादा अवसरवादी लेखक हैं। अच्छा, अब आप मतलब मुझसे जो कहलवाना चाहते थे वो मैंने कह दिया। जाहिर है कि ये विवाद होगा, इसको तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो और ये सभी कहते हैं, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास ट्वीट हैं लोगों के। अब क्या है, आप योगी से पुरस्कार ले लेते हैं और योगी के खिलाफ बाद में झंडा उठाते हैं। ये कैसा है? आपने पहले ही सोचना चाहिए था ना कि योगी से पुरस्कार नहीं लेना है। इसी तरीके से वो शशिभूषण त्रिवेदी के लिए, वो तो एक मतलब बच्चा था, मतलब उस तरीके से माना कि वो बहुत ज्यादा उसने लिखा भी नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो प्रतिभाशाली नहीं था, प्रतिभाशाली था। ठीक है, उसकी अपनी कुछ कमियां कमजोरियां थी, आप उसे नहीं जानते। ठीक है, आप किसी को भी नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनको आप नहीं जानते होंगे। ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है कि आप शशिभूषण द्विवेदी को नहीं जानते, तो उससे शशिभूषण द्विवेदी क्या फर्क पड़ने वाला है ना। तो मुझे नहीं मालूम प्रभात रंजन ने क्या लिखा था, आपने जिक्र किया तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हिंदी साहित्य में बहुत सारा कुछ ऐसा हो रहा है कि दरअसल एक वाक्य है मेरा, अस्तित्व का संकट। साहित्य में जब अस्तित्व का संकट नजर आने लगता है लेखक को, वो लेखक कुछ ना कुछ ऐसे जैसे कहते हैं प्रलाप करने लगते हैं, कुछ तो अरण्य रोदन करने लगते हैं। सुनो, दुनिया को सुनाते हैं कि देखो हम तो मर गए, हमारे पहले की पीढ़ी में रेणु के साथ ये हो गया, इतना अत्याचार हो गया, उनको साहित्य अकादमी नहीं मिला, दिया गया। अरे रेणु छोटे थोड़ी हो गए, साहित्य अकादमी नहीं मिला, रेणु तो जहां है वहीं रहेंगे, मानेंगे ना। रेणु का महत्व कहीं कम नहीं होता है। तो अच्छा, मुंशी प्रेमचंद जी के एक प्रश्न और उसके बाद फिर हम 45 दशमलव आएंगे और फिर बात को समाप्त करेंगे।
मुंशी प्रेमचंद की जिन कहानियों और उपन्यास के कथानक के आधार पर दलित विचारकों ने उनको खारिज किया, दलित साहित्यकारों ने उनको खारिज किया, और आज भी कफन वगैरह की संरचना को लेकर, ठाकुर पकुआ वगैरह की संरचना को लेकर के जिन मुद्दों को उन्होंने कंकड़ उछाले उन पर, क्या वैसी संवेदना या वैसी मुद्दे पूरे दलित वैचारिकी में, दलित साहित्य में आपको कहीं दिखाई देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खारिज ही इसलिए कर रहे हैं उनको, वो उन्हें खारिज ही इसलिए कर रहे हैं कि वो संवेदना उनके साहित्य में नहीं आ रही है। उनके साहित्य में तो गाली गलौज आ रहा है। मैं एक मित्र के उदाहरण दे देता हूँ, छोटा सा उदाहरण है। एक उपन्यास, दलित लेखक हैं, अच्छे मित्र हैं, एक उपन्यास लिख रहे हैं। उपन्यास लिखने से पहले उन्होंने कम से कम 10 बार मुझे फोन किया, मुझसे टिप्स जानने चाहे कि उपन्यास की क्या प्रक्रिया होगी, कैसे लिखा जाना चाहिए, क्या होगा। उन्होंने ठीक विषय वस्तु पर चर्चा नहीं की। मैंने उनको बहुत सारे सुझाव दिए कि ऐसे ऐसे भाई इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, वगैरह वगैरह। जब उनका उपन्यास छप करके मेरे पास आया, जाहिर उन्होंने भूमिका में मेरा अच्छा उल्लेख किया, जब छप करके आया मेरे पास और मैंने उसे पूरा पढ़ा, तो मैं सिर थाम कर रह गया कि वो उपन्यास कहीं से था ही नहीं। केवल सवर्ण और अवर्ण विचारधारा को लेकर के जो उनके दिमाग में आलेख चलते रहे, क्योंकि वो बेसिकली आलेख लेखक थे, उन्होंने आलेख लिखे थे अम्बेडकरवादी अवधारणाओं को लेकर के। और जाहिर है कि बहुत सारी उनकी अपनी समस्याएं हैं, या जो सवर्णों को लेकर के बहुत सारे उनके अपने प्रश्न हैं उनके दिमाग में रहते हैं। वहां पर टोटल कुल मिलाकर के वर्तमान सरकार की नाकामियां और जातिवादी जो व्यवस्था है उसको लेकर के जो 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 वो आलेख में कह सकते थे, उसको उन्होंने 2 पात्रों के माध्यम से उपन्यास में ढालने की कोशिश की। जब मैंने उनको बताया कि आपने यहाँ पर, एक तो पहली बात उपन्यास का शुरुआत आपने इस तरीके से की, वो टीवी देखते हैं तो बात करते हैं, दो कहीं जा करके बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं, फिर बात करते हैं, और कुल मिलाकर के बातचीत में ठीक है, वो बातचीत में भी, संवाद में भी उपन्यास चलता है, या अंतर्मंथन पे भी उपन्यास चलते हैं। बहुत सारे उपन्यास है जो केवल अंतर्मंथन और संवादों पर ही टिके हुए हैं। लेकिन कुछ विषय तो होना चाहिए ना। पाठक क्या पढ़ेगा? पाठक आपके उन तर्कों को, उन जो आप आलेख में कहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं, उसको आपने उपन्यास में डाल दिया। एक उदाहरण में अभी हाल फिलहाल के उपन्यास, इसके अलावा किसी का कोई उपन्यास आप बता दीजिए, किसी का, जो प्रेमचंद तो बहुत दूर की बात है, मतलब कहीं भी इस संवेदना भी नहीं है उनमें, गाली गलौज होता है, या जातिवाद का मतलब अवर्ण सवर्ण और इस तरीके की बातें होती हैं। तो कैसे प्रेमचंद की से उनकी बराबरी की जा सकती है? प्रेमचंद की जैसे संवेदना तो है ही नहीं। और आपको बता दें, मैंने 4-5 उपन्यासों का जिक्र किया था जो बहुत बाद के लेखक हैं। अमृतलाल नागर का नाचो बहुत गोपाल, गोपाल उपाध्याय का 1975 में छपा था एक टुकड़ा इतिहास, जगदीश चंद्र जो आपके जलंधर के ही हैं, जिनके 3 उपन्यास ट्रिलॉजी है, वो धरती धन्नापना उसी का आगे का हिस्सा है, ये नरकुंड में बास, और तीसरा है जमीन अपनी थी, जमीन अपनी तो थी, ये 2004 में छपा था। और मोरी कीट, मदन दीक्षित, देखिए ये जो नाम मैंने बताए ये सारे ब्राह्मण लेखक हैं, सारे ब्राह्मण। इन लेखकों ने दलित जीवन को केंद्र में रख करके इतने अद्भुत उपन्यास, इतने उल्लेखनीय उपन्यास लिखे हैं जहां पर दलित जीवन के अलावा कुछ है ही नहीं। मैं 1975 का उपन्यास है गोपाल उपाध्याय का चनुली, जो उसका चरित्र है, जो दलित जाति की है, ब्राह्मण से शादी करती है और क्या उसको नारकी जीवन भोगना पड़ता है, तो वो चरित्र मेरे दिमाग में छाए हुए हैं। मैं ये कहता हूं कि वे ब्राह्मण हो करके उनमें इतनी संवेदनाशीलता रही कि उन्होंने दलित जीवन को लेकर के उपन्यास लिखे। उस जैसे उपन्यास भी ये अभी तक इनके यहाँ नहीं है। एक बात अनिल देखना पड़ेगा, ये कहते हैं स्वानुभूति, और मैं थोड़ा बात को बढ़ा रहा हूँ, कोई समय का संकट तो नहीं है ना? है? आवाज नहीं आ रही?
आवाज नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप बोले। मैं ही कह रहा था, स्वानुभूति और सहानुभूति की बात जो है पैदा हुई थी 2004-5 के आसपास, ये प्रसंग आया था। अचानक ये स्वानुभूति सहानुभूति का मुद्दा उठा था। मैं इस बात को मानता हूं कि स्वानुभूति से कितनी रचनाएं लिखी जा सकती हैं, और सहानुभूति जैसा कुछ होता नहीं। सहानुभूति जैसा कुछ नहीं होता है, वह भी स्वानुभूति ही होती है। होता यह है कि किसी के साथ कोई घटना घट रही होती है, लेखक उसको देखता है, आत्मसात करता है, जीता है उसको, और उसको वो उसकी ही अपनी अनुभूति बन चुकी होती है, और तब वो कहानी या उपन्यास के रूप में उभर कर आती है। जगदीश चंद्र ने काली के साथ में जा करके चमड़े को तैयार नहीं किया होगा। जगदीश चंद्र ने काली को अपने अंदर आत्मसात किया होगा। काली का चरित्र वो उन्होंने अपने अंदर जिया होगा, पूरी तरीके से किया होगा, और वो फिर काली 3 उपन्यासों के रूप में उनके सामने प्रकट हुआ। उसी तरीके से गोपाल उपाध्याय हो, चनुली को उन्होंने नहीं जिया होगा, मतलब उन्होंने उसकी अनुभूति व्यक्तिगत रूप से थोड़ी, लेकिन हाँ, उन्होंने उसकी पीड़ा को देखा और आत्मसात किया उसको, और फिर एक उपन्यास का रूप दिया उसने। तो कुल मिलाकर के सहानुभूति जैसा कुछ नहीं होता। जो लोग कहते हैं ना कि प्रेमचंद ने सहानुभूति में लिखा जो दलित जीवन का, बड़ा कमाल हो रहा है। लाइट गई थी पहले, और जनरेटर से चला, जनरेटर खत्म होकर के फिर लाइट आई, तो ये संकट था। खैर, इसको एडिट कर लेना बीच में, जो हमारी लाइट वाइट की बात है। हाँ सर। तो कुल मिलाकर के सहानुभूति जैसा कुछ नहीं होता है। सहानुभूति में हम क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं लिख सकते। उथला साहित्य लिखेंगे, गंभीरता नहीं आएगी साहित्य में। अच्छा, अगर सहानुभूत के प्रश्न को थोड़ा साहित्य भी दिया जाए, सहानुभूत और सहानुभूति, तो अन्य जाति के लेखकों ने जहां सहानुभूति ही सही कम से कम दिखाया, तो क्या आपको पूरे दलित साहित्य में, जितना आप पढ़े होंगे और जितनी चर्चाएं आप सुन रहे हैं, पूरे दलित साहित्य में क्या कहीं अन्य जातियों की संवेदना को कहानी का आधार बनाया गया है, या सिर्फ दलित संवेदना की ही मांग की जा रही है? हाँ, अब इंटरनेट चालू, आपका आवाज गायब है। अब सुनाई दे रहा है सर? हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं समझ गया। अगर स्वानुभूत और सहानुभूत को मान भी लिया जाए कुछ पल के लिए, तो जिन मुद्दों को लेकर के दलित विचारक और साहित्यकार हम पर मतलब खबर साहित्यकारों पर आक्रामक होते हैं या अन्य साहित्यकारों पर आक्रामक होते हैं, क्या आपको एक दो नाम को छोड़ दीजिए, तो एक दो नाम पर पहले भी है कि उन्होंने अन्य जाति के संवेदनाओं को उकेरा है और काम किया है, क्या आपको अधिकांश दलित साहित्य के यहाँ, दलित रचनाकारों के यहाँ अन्य जातियों से संबंधित थोड़ी भी संवेदना देखने को मिलती है? नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली। कारण यह है कि वो, आप सुनिए, कारण ये मुझे जो लगता है कि वो अपने यहाँ की पीड़ा और अपनी यहाँ की संवेदना को ही अच्छी तरीके से नहीं चित्रित कर पाए, तो दूसरों की संवेदना को कैसे चित्रित कर पाएंगे? अच्छा, मतलब अपने यहाँ की भी संवेदना को अभी ठीक से नहीं चित्रित कर पाए। अगर चित्रित कर देते तो एक के बाद एक बहुत अच्छे उपन्यास आ रहे होते, आत्मकथाएं नहीं आ रही होती। हर लेखक जो है, हर लेखक एक दो कविता संग्रह या एक दो कहानी लिखने के बाद, ये तेज सिंह थे जो आलोचक थे दलित साहित्य में, मैं एक ही मात्र आलोचक को जानता रहा, और मुझे कोई दूसरा उस तरीके का प्रतिभाशाली आलोचक नहीं दिखा। और तेज सिंह ऐसा व्यक्ति थे जो
मतलब दलित और सवर्ण में कोई भेद नहीं करते थे। समान रूप से उनके मित्र थे, समान रूप से वो चर्चा करते थे, बहसों करते थे। जबकि जबकि बाकी का सोच थोड़ी सी संकुचित रहती है। तो उनका भी ये कहना था कि ये लोग आत्महत्या क्यों नहीं। कारण ये है कि आप अपने ही देखिए लेखक क्या करता है, मैंने कहा ना, जो लेखक अपने अपने परिवेश से, अपने आसपास के इर्द गिर्द और जो देखता है, जो महसूस करता है, उसी से कहानी और उपन्यास बनाता है। हम लोग कहीं से पैदा नहीं कर लेते उपन्यास कहानी। हम जो देखते हैं, एक चरित्र को देखा और उस चरित्र का अध्ययन करना शुरू कर दिया, उसके बाद लगता है 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल। एक उपन्यास तो मैंने 20 साल एक चरित्र का अध्ययन करने के बाद लिखा। खैर, मैं अपनी बात नहीं करूंगा। मैं एक बात कर रहा हूँ कि इन लोग, मतलब हमारे दलित लेखकों में सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि एक दो कहानी संग्रह, एक दो उपन्यास के बाद वो आत्मकथा जरूर लिखते हैं। जबकि ये मतलब जाहिर है कि आप अपनी संवेदना को, जो कुछ भी आपने झेला देखा, उसको आप आत्मकथा में लिख देते हैं। उसमें भी कितना आप सही तरीके से लिख पाते हैं, कितना नहीं लिख पाते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि आपने भोगे हुए यथार्थ को आप 2, 3, 4 उपन्यासों में बांट कर लिख सकते हैं और फिर उसमें अपने आसपास की, अपने परिवेश की, अपने आसपास के लोगों की, अपने मित्रों की, अपने जो भी आप देखते हैं दूसरों को, उनकी पीड़ा को, उनकी संवेदना को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वो आत्मकथा करते हैं। मैं आनंद यादव हैं, मराठी लेखक हैं आनंद यादव। आनंद यादव ने 2 उपन्यास लिखे। चूच, आनंद यादव जाहिर यादव हैं तो ओबीसी में है और बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन उनका भी रहा था। चूच और नटरंग दोनों भारतीय ज्ञानपीठ से हैं। वो उनकी आत्मकथा का हिस्सा है। उन्होंने आत्मकथा न लिख करके 2 उपन्यास लिखे। एक रचनाकार, आत्मकथा आप अलग से लिखो, किसी ने नहीं मना किया आत्मकथा लिखने के लिए, लेकिन आत्मकथा लिखने की तो बहुत लंबी उम्र पड़ी हुई है। आप 45 साल के, 40 साल के, 45 साल के हुए हैं और आपने एक आत्मकथा लिख दी, क्योंकि और आप लिख नहीं पा रहे हैं। अरे आपको कैसे लगा कि आप 60 साल, 70 साल तक नहीं जी सकते? जीवन का आगे का जो हिस्सा है वो भी जी लो ना अच्छी तरीके से, फिर आत्मकथा लिखना। हो सकता है जीवन में और बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हो, ठीक है ना। जितना आपने जिया और जिसको लेकर के आपने आत्मकथा लिखी, उसको लेकर के आप कुछ संवेदना आपके अंदर पैदा होती तो आप उपन्यास लिखते। बात नहीं। अब वो जिस उपन्यास का मैंने जिक्र किया था, उस उपन्यास में कहीं संवेदना थी नहीं। उसमें बस केवल चर्चा कर रहे हैं वो आपस में कि ये हो गया, वो हो गया, ये सरकार इतनी खराब है, निकम्मी है, और ये मतलब एक तरीके से जो आलेख का विषय था वो आपको उपन्यास में। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनमें संवेदना नहीं है, बहुत सारे लेखक संवेदनशील हैं, लेकिन थोड़ा अपने को ना एक्सपोज करने की जरूरत है, उनको थोड़ा सा गहन अध्ययन की जरूरत है। और बिना अध्ययन के ये भी कहा जा सकता है कि ये घटनाओं को कैश करा रहे हैं। कैश कराने का मतलब ये है कि संवेदनाओं को कैश करा रहे हैं, बहुत ज्यादा सहानुभूति जुटा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। संवेदनाओं को पूरी तरीके से, संवेदनाओं को भी तो नहीं कैश करा रहे हैं। अच्छा। संवेदनाएं अगर पूरी तरीके से आ जाए तो मतलब मुझे आपने मेरा एक पंजाबी मित्र है जिसका अभी उपन्यास कल लॉन्च हुआ है, बलबीर माधोपुरी का नाम आपने शायद सुना हो। पंजाबी भवन का डायरेक्टर है वो, ठीक है ना। वो भी दलित है, लेकिन वो दूसरे मतलब आम दलितों से अलग दलित रचनाकार है। वो गंभीर है। उसकी आत्मकथा पढ़ो अनिल, छांग्या रुख, कितनी खूबसूरत आत्मकथा है और उसका तमाम विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, रशियन में भी अनुवाद हुआ है। क्यों हुआ? कुछ तो है उस आत्मकथा में। उस आदमी ने वास्तविकता का विवरण प्रस्तुत किया है। उसने चीजों को बढ़ा चढ़ा कर जूठन की तरह नहीं लिखा है कि मैं पत्तल से खाता था, मैं मतलब जूठन मतलब खाता था। भाई देखिए,
आप भी गाँव में रहे हैं, आपने भी देखा होगा बचपन में कि आपके यहाँ भी दलित मतलब जो आते थे काम करने के लिए, उनको खाना किस तरीके से दिया जाता था, लेकिन वो जूठा तो नहीं होता था ना, जूठा तो नहीं होता था ना, ठीक है ना? तो अब आप जूठन कह रहे हैं उसे, और वो कि मतलब वो मतलब अक्कर मासी एक मराठी लेखक हैं, लिम्बाले, क्या श्रवण कुमार लिम्बाले, उनका उनके हमने आत्मकथा में पढ़ा कि वो चींटियां बिन बिन के खाते थे। चींटियों से भूख मिटती है, आदमी तो फल खा लेगा, कहीं पत्ते खा लेगा जाकर के, भूख अगर बहुत लगी होगी तो पत्ते खा लेगा जाकर के, चींटियां तो नहीं खाएगा ना। अब ये मतलब आपको इसको आप इसमें क्या महसूस करते हैं कि कभी कोई चींटी खा करके भूख मिटा सकता है? नहीं मिटा सकता, चींटी खाई नहीं जाएगी, पहली बात तो ये। कुछ चीजें हैं जो अतिशयोक्ति हैं, जहां जो देखे, जहां पर वास्तविकता वर्णित है। मैं छांगे रुका यहाँ पर फिर वर्णन दूंगा, आप कभी पढ़िए, मैं कहिए तो मैं उसको बलबीर मधुपुरी को कह करके आपको भिजवा दूंगा। छांग मतलब बिल्कुल वास्तविकता है, कहीं भी उसने बलबीर ने कहीं भी ना अतिरिक्त बताया है ना कम बताया है। वो जाटों का उल्लेख करता है कि किस तरीके से जाट परिवार उसको सहयोग करते हैं, उसको आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करते हैं, और किस तरीके से ये भी बताया है कि किस तरीके से प्रसाद लेने के लिए लाइन में लगता था, तो वो तो प्रसाद लेने के लिए लाइन में दूसरे भी लगते हैं। तो देखिए, पता चल जाता है जब हम किसी की आत्मकथा पढ़ते हैं, तो पता चल जाता है कि कौन कहाँ कितना सच बोल रहा है, कौन कहाँ कितना झूठ बोल रहा है। और संवेदना की ही हम बात कर रहे थे, कि संवेदना जब प्रखर हो जाती है तो वो साहित्य का एक बेहतरीन स्वरूप लेती है, उससे उपन्यास से कहानी निकलती है। अच्छा, इधर अगर इन सब परिदृश्य को देखा जाए तो इधर साहित्य में कुल मिलाकर के ये भी देखा जा रहा है कि जातीय और सांप्रदायिक हमले ज्यादा हो रहे हैं कथा साहित्य, जबकि जन की संवेदना को पीछे धकेल दिया गया। सांप्रदायिक और जातीय हमले ज्यादा हो रहे हैं, जबकि जन की संवेदना को वाकई पीछे धकेल दिया गया। क्या ऐसा लगता है आपको? लगता नहीं है, 100% सही है। जातीय, सांप्रदायिक और लैंगिक लैंगिक भी देख लीजिए। हाँ, लैंगिक भी हो गया। देखिए, इसके लिए फिर वही बात, मैं वहीं जाना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि फिर लोग कहेंगे कि आप बार-बार राजेंद्र यादव का नाम लेते हैं। इसकी जो जो गड्ढा खोदा वो राजेंद्र जी ने खोदा। हाँ। गणित विमर्श की बात करके इतना ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि जाति पात में एक तरीके से बांट दिया उन्होंने साहित्य को, अपेक्षाएं उनकी बढ़ती गई। मैं एक बार का उदाहरण दे रहा हूँ कि एक दलित साहित्यकार, मैं नाम नहीं लूंगा, हंस में मैं बैठा हुआ था और वो आए, एक और उनके मित्र साथ में थे, बातचीत प्रसंग शुरू हुआ, बोले कि राजन जी आप हंस में 40% दलित साहित्य को आरक्षण दे दीजिए, मतलब 40% रचनाएं दलित साहित्यकारों की छापी है। राजन जी ने कहा कि मैं हर अंक में एक कहानी छापता हूँ, मेरे बिल्कुल वही बात थी, और कमजोर है या अच्छी है मैं ये नहीं देखता हूँ, मुझे हर अंक में एक दलित लेखक की कहानी छापनी है तो मैं छाप रहा हूँ, ये तो नहीं हो सकता कि मैं 40% आरक्षण दे। उन्होंने स्पष्ट, खैर वो खिसिया गए और खिसियाया हुआ मुंह ले गए। राजेंद्र जी ने ठीक है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, ये भी मैं ये श्रेय भी मैं उनको देता हूँ कि उनकी वजह से बहुत सारे दलित लेखक लेखन की दुनिया में प्रवेश कर गए, बहुत सारे दलित लेखक आए, ये इसका श्रेय भी राजेंद्र जी को जाता है। बहुत सारी लेखिकाएं उनकी वजह से उन्होंने अवसर दिया और आ गई स्त्री विमर्श के नाम पर, लेकिन धीरे धीरे चीजें, मैं आपको बता रहा हूँ कि धीरे धीरे चीजें उनके हाथ से निकल गई थी। स्वयं राजेंद्र जी बहुत परेशान रहने लगे इस बात को लेकर के कि चीजें कुछ गलत शेप ले रही हैं। ये जो जाति पात की बात हुई कहीं ना कहीं दलित विमर्श के पश्चात शुरू हुआ, और अब तो वो दलित और ओबीसी और वो सब एक हो गए हैं, बाकी जातियां एक हो गई। अब मुझे लगता है कि यही एक इन्हीं का गठबंधन हो गया है
जो साहित्य को बांट करके देखने लगे हैं कि भाई तो क्या आपको इस बात की संभावना झलक रही है कि आने वाले 4 से 10 सालों में साहित्य में भी आरक्षण लागू हो सकता है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं। क्या पता कोई भी सुनो, कोई भी पत्रिका ये जोखिम नहीं उठा सकती है कि वो आरक्षण लागू कर दे, 50% दलित लेखकों की रचनाएं छापे, 50% मतलब अन्य गैर दलित लेखकों की छापे, पत्रिका ही बंद हो जाएगी। उसका कारण यह है कि रचना भी तो होनी चाहिए ना। नहीं, अकादमियां तो कर ही सकती हैं। अकादमियां देखो, वो तो आरक्षण है ही है वहां, सरकारें तो कर ही सकती हैं। नहीं, सरकारें भी नहीं करेंगी। साहित्य को लेकर के मुझे नहीं लगता कि ऐसा भविष्य में कुछ होने वाला है, मुझे ये नहीं लगता। हाँ, अगर सरकार ही मतलब कुछ ऐसे लोगों की आ जाए तो बात अलग है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बांटने वालों का सरकार नहीं आएगा, बांटने वालों की सरकार नहीं आएगी। नहीं, बांटने वालों की सरकार भी आएगी, लेकिन बात ये कि साहित्य भी तो होना चाहिए ना। साहित्य भी तो होना चाहिए ना। साहित्य का आरक्षण किस बात के लिए होगा? मतलब मुझे साहित्य में जाति का आरक्षण, जातिगत तो मुद्दे उठ गए हैं कि हमारी जाति है, हमको ये पुरस्कार नहीं मिल रहा है, ये पुरस्कार तो फलाने को मिल गया, ये पुरस्कार उनको मिल गया, पुरस्कारों की बात हो रही है। लेकिन पत्रिकाओं में जो देखिए, एक उदाहरण तो मैंने दे दिया कि हंस में किस तरीके से प्रस्ताव किया गया कि भाई 40% का आरक्षण दे दीजिए, लेकिन पत्रिकाओं में भी उस तरीके से कोई पत्रिका, एक तो पत्रिकाएं नहीं है, बहुत ज्यादा, बहुत सीमित पत्रिकाएं बची हैं। बताएं आपको, पत्रिकाओं में इस तरीके के आरक्षण के बजाय स्त्री विमर्श के नाम पर अश्लील साहित्य को मौका, अवसर जरूर मिल सकता है। वो लागू हो सकता है, वो लागू हो सकता है, आधी आबादी के नाम पर आरक्षण लागू वो लागू हो सकता है। कुछ पत्रिकाएं जो है विशेष तौर पर 50% रचनाएं ऐसे छापने लगे जो जैसे कि पीछे मतलब जिसमें माँ के साथ बेटे का ही अवैध संबंध दिखा दिया गया था, तो लोगों में एक चस्का पैदा करने के लिए, पाठकों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ, भाई देखिए, बात यह है कि आम दर्शक फिल्में भी चुम्मा चाटी वाली ज्यादा देखना पसंद करते हैं ना, जो कम पढ़े लिखे या जो उस तरीके के लोग हैं। तो यहाँ भी हमारे साहित्य में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की रचनाएं पसंद करते हैं, उनका पक्ष लेते हैं। पढ़े लिखे लोग उनके पक्ष में लिख रहे थे, पढ़े लिखे लोग जो ऐसे रचनाकारों का पक्ष ले रहे हैं वो सही अर्थों में अनपढ़ माने जा सकते हैं, जिनको चीजों की समझ नहीं है, न समाज की चिंतन है, न समाज की चिंता है, न परिवेश की चिंता है। नहीं अनिल, वो अनपढ़ नहीं है, लेकिन उनको समाज की चिंता नहीं है। वो उनका भी जीवन उन्हीं की तरह है जो उनके पक्ष में खड़े हैं, ऐसे रचनाकारों के पक्ष में खड़े हैं। उनका जीवन भी उसी तरीके का राजक मैं मानता हूँ जिस तरीके का लेखक का जीवन रहा होगा, जिसने उसको उस तरीके की रचना लिखने के लिए प्रेरित किया है। मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं रचना में लेखक की सोच, उसके जीवन की भूमिका, परिवेश, ये सब कुछ मिल करके एक रचना का जन्म देते, खासतौर से ऐसी रचनाओं का। तो खासतौर से तो जो लेखक इधर जो पत्रिकाएं निकल रही हैं जी, जो जिनको मुख्य धारा की पत्रिका आप कह सकते हैं, तो मुख्य धारा से तात्पर्य ये है कि जो ज्यादा पढ़ी जा रही है, ज्यादा है चीजों में, तो जो पत्रिकाएं इधर निकल रही हैं उनके अंदर भी एक गला काट प्रतियोगिता चल रही है, चीजों को शामिल करने में, बाजार को बनाने में। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसी किन पत्रिकाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं और किन पत्रिकाओं को मानते हैं कि उन्हें साहित्य का काम तो कम से कम बंद कर देना चाहिए, उससे अच्छा कि वो बाजार की कोई दुकान में जाकर के बैठ जाए और कोई सामान बेचे? क्या महसूस करते हैं आप? जो है मुझसे कुछ ऐसा कहलवाना चाहते हो वो तो देखो ऐसा है। मैं ही नहीं, ये लगभग हिंदी का लगभग पाठक करना चाहता हूँ। हाँ, लगभग पाठक करना चाहता हूँ, सच्चाई है। मैं यहाँ एक बात बता दूं जी, कि बाजार की अगर बात करें तो आज से
है, आज से ये बात नहीं है पत्रिकाओं के दिमाग में। पत्रिकाओं को बाजार चाहिए, क्योंकि पत्रिकाएं निकल इसलिए रही हैं कि कुछ कुछ लाभ कमाएं जिससे वो चल सके, ठीक है ना। आज की पत्रिकाएं तो शायद इतना नहीं लाभ कमा पा रही हैं, क्योंकि अब स्थितियां काफी भिन्न हो गई हैं। एक इंडिया टुडे जो एक जमाने में 1 लाख छपता था, मैं इंडिया टुडे की बात कर रहा हूँ, वो साहित्यिक पत्रिका नहीं है, तो उसका स्तर जो है शायद 20-25 हजार होगा मुश्किल से आज की तारीख। अच्छा, एक जमाने में 1 लाख छपता था। साप्ताहिक हिंदुस्तान 1 लाख छपता था, धर्मयुग 1 लाख छपता था। साहित्य होता था उनमें, साहित्य होता था, तब पाठक जुड़े हुए थे। आज की पत्रिकाओं में पाठक नहीं जुड़ा हुआ है, बहुत कम पाठक हैं। मैं बता रहा हूँ कि पिछले दिनों कई लोगों से मेरी चर्चा हुई हंस को लेकर। उन्होंने कहा कि मैंने 5 साल पहले हंस पढ़ना बंद कर दिया था, किसी ने कहा हमने 2 साल पहले बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उनको उस तरीके की अब रचनाएं उसमें नहीं मिल रही हैं जिस तरीके की वो रचनाएं चाहते थे। और अब बाजार की बात पे आते हैं। सारिका वगैरह जब निकल रही थी, वो भी बाजार को ध्यान में रखती थी, उनकी भी सेल्स बहुत मतलब बिक्री बहुत ज़्यादा थी, 80,000 ऐसे कुछ हुआ करती थी उस समय भी वो। लेकिन उनमें अश्लील साहित्य नहीं छाप करके कुछ दूसरे तरह के आयोजन करते थे, विशेष आयोजन करते थे। वो प्रेम विशेषांक निकालते थे, प्रेम विशेषांक निकालते थे, और एक के बाद एक निकालते थे। कुछ तरह के ऐसे आयोजन करते थे तो आकर्षित करते थे पाठक को। और देखिए, पाठकों के लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं कि लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं साहित्य, आज भी पढ़ना चाहते हैं। और मैं तो बिहार की अगर बात करूं तो बिहार में तो पाठकों की बहुत अच्छी संख्या है, लेकिन अब उनको उस तरीके की पत्रिकाएं नहीं मिल रही हैं, तो जाहिर है कि फिर वो क्यों पढ़ेंगे, फिर वो दूसरी चीजें पढ़ते हैं। अब उपन्यास खरीद लेंगे, कुछ और पढ़ लेंगे। तो पत्रिका बाजार को तो ध्यान में रख करके पत्रिका निकलती रही है शुरू से ही। धर्मयुग वगैरह भी, साप्ताहिक हिंदुस्तान वगैरह भी, ये सारे कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते थे। और इनमें आपस में इतना जबरदस्त कंपटीशन होता था दोनों पत्रिकाओं में कि किसकी सेल ज्यादा जानी है। उधर तो गुणवत्ता की प्रतियोगिता थी ना, गुणवत्ता की प्रतियोगिता, मैं वही कह रहा हूँ कि वो बाजार को देखते थे और गुणवत्ता प्रस्तुत करते थे, गुणवत्ता की प्रतियोगिता थी। आज जो है गुणवत्ता ने गुणहीनता का रूप ले लिया है, गुणवत्ता खत्म हो गई, गुणहीनता का रूप ले लिया है। माने अश्लील साहित्य जो जितना छापेगा उसकी पत्रिका उतनी बिकेगी। अच्छा, देखिए ना, कई मतलब हर अंक में कई पत्रिकाएं ऐसी हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप भी समझते हैं, कि जो मतलब अश्लील साहित्य छाप रहे हैं। मतलब 1-2 कहानी तो ऐसी होती ही हैं जहां, और ऐसे पाठक हैं, लेकिन उससे है कि जो गंभीर पाठक है वो अलग हो रहा है उनसे। अब मैं उस बात पर आता हूं जो आपने पूछा कि फिर किन पत्रिकाओं को महत्व देंगे। मुझे लगता है कि अभी भी कुछ पत्रिकाएं बची हुई हैं, जैसे कि मैं नया ज्ञानोदय की बात करूं, शायद इसमें अश्लील कहानी शायद ही कोई छपती हो। जी, तो ऐसी कुछ पत्रिकाएं हैं। और पत्रिका वीणा है जैसे, जी, अक्षरा है जैसे, ये जाहिर है कि उतनी बिकने वाली पत्रिकाएं नहीं है जितनी कथा देश बिकती होगी, हंस बिकता होगा, या लेकिन हैं, इन्होंने अपना स्तर बना के रखा हुआ है। अब मुझे लगता है जो लघु पत्रिकाएं जिन्हें हम कहते हैं, जिनकी पहुंच तो बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं होती, बेहतरीन साहित्य उन्हीं में छप रहा है, और शुरू से ही छप रहा है। आज से कोई, आज की पहली बात, आज की बात नहीं है। लहर पत्रिका जो अजमेर से निकलती थी, प्रकाश जैन निकालते थे, और पता नहीं कितने लेखक उन्होंने, लहर ने पैदा किए, एक से एक बड़े लेखक पैदा किए। तो अब ऐसी कल्पना, लहर, तो आज जो मुझे लगता है साहित्य, अच्छा साहित्य जो बचा हुआ वो लघु पत्रिकाओं में बचा हुआ है। अब आप अगर छापेंगे, आप बिंब प्रतिबिंब छाप प्रकाशित कर रहे हैं या रचनावली प्रकाशित करने वाले हैं, तो जाहिर है कि आपके उसमें तो कोई ऐसी कहानी नहीं होने वाली है।
ऐसी रचना नहीं जाने वाली। नहीं, मैं भी तो चाहूंगा कि बाजार में आऊं, ऐसा कैसे? मेरा काम बाजार में आप आएंगे आप उस तरीके से सफल नहीं हो पाएंगे, और आप आ ही नहीं सकते क्योंकि आपके अंदर नहीं। अगर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम स्त्री विरोधी करार दिए जाएंगे, तो क्या होगा? अच्छा क्या होगा? स्त्री विरोधी तो आप ऐसे करार दिए गए। मैं इससे मेरी मेरी सारी कहानियों में स्त्री संवेदना है, और फिर भी मुझे जो है एक गीता श्री ने स्त्री विरोधी कह दिया क्या कहते हैं 30 अगस्त 2013 को साहित्य अकादमी के सभागार में, कि मेरे खिलाफ बोलती रही और कम से कम 10 मिनट तक बोली आप स्त्री विरोधी हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, जबकि मेरी एक भी कहानी स्त्री विरोधी नहीं है। आप मुस्कुराए नहीं होंगे ना जैसे हम मुस्कुरा रहे हैं। जैसे जैसे हम मुस्कुरा रहे हैं वैसा मुस्कुराए नहीं होंगे। बड़ी मजेदार बात है कि उनके बोलते समय मैं मुस्कुराता ही रहा था पूरे समय, मैंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी। मुझे लगा कि प्रतिक्रिया व्यक्त करने लायक की बात ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुझे पढ़ा ही नहीं है, इन्होंने मुझे पढ़ा ही नहीं है। ये तो इसलिए कह रही हैं क्योंकि कृष्ण बिहारी का मैं मित्र हूँ, और कृष्ण बिहारी की कहानियों में स्त्री द्रोह है, स्त्री विरोध है, उनकी अच्छा, कहानियां। आप लाहक की भूमिका को कैसे देखते हैं समकालीन पत्रिकाओं की? देखिए, समकालीन पत्रिकाओं में लहक की भूमिका तो बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लहक जो काम कर रही है लोग इसको लड़ने झगड़ने वाली पत्रिका भी कहते हैं। इसका पत्रिका इसलिए है क्योंकि वो पत्रिका लड़ने झगड़ने वाली पत्रिका तो खैर नहीं है। अब उसको लोग लड़ने झगड़ने वाला बना देते हैं, क्योंकि लहक जो प्रकाशित कर रही है, जो भी आलेख, आपका आलेख जैसे प्रकाशित हुआ, या उमा शंकर सिंह परमार के आलेख प्रकाशित हुए, या जो दूसरे भी आलेख, मुझे लगता है ऐसे आलेख दूसरी पत्रिका नहीं प्रकाशित कर सकती। वो बहुत बड़ा, निर्भय देवयांश बहुत बड़ा रिस्क लेकर के पत्रिका निकाल रहे हैं, और मैं इसके लिए बहुत तारीफ प्रशंसा करूंगा कि वो एक ऐसी पत्रिका निकाल रहे हैं। जाहिर है कि बहुत सारे लोगों को चुभने वाली पत्रिका है। मुझे तो पता चला कि उदय प्रकाश तो रोज शाम को निर्भय देवयांश को गाली देते हैं। मतलब साहस क्या व्यक्तिगत हमले करवाने में ही है? क्या आपको नहीं लगता कि लाहक में व्यक्तिगत हमले भी होते हैं, जैसा लोग कहते हैं? व्यक्तिगत हमले? हाँ। नहीं नहीं नहीं, देखो बात यह है कि लहक में जो भी कुछ प्रकाशित होता है, या जो भी लोग लिखते हैं, वो हवा में तो बात नहीं ही करते हैं, तो व्यक्तिगत हमला इसे कैसे माना जाए? बाकायदे, अब मैं बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। आपके ही आलेख की अगर मैं बात करूं, जो आपने लिखा था 4-5 लोगों को लेकर के, क्या आपने उनकी कहानियां नहीं पढ़ी थी? आपने उनकी कहानियां पढ़ी, उन कहानियों की कमियों को आपने देखा, महसूस किया, आपने तभी तो वो आलेख लिखा ना। इतना लंबा आलेख ऐसे तो नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है ना? तो फिर ये व्यक्तिगत हमला कहां से हो गया भाई? अगर कोई रचना खराब लिखूंगा और मेरी खराब रचना के विरुद्ध अगर कोई आवाज उठाता है, तो वो व्यक्तिगत हमला कैसे हो गया? मेरी रचना का विरोध हो रहा है, रचनाकार का विरोध नहीं हो रहा। वहां आपने रचनाकार का विरोध नहीं किया, रचना का विरोध किया है, ठीक है ना? मैंने अपनी बात में कहीं कहीं रचनाकारों की भी बात कही कि जो जैसा जीवन, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने ये कहा कि जो जैसा जीवन जीता है उसकी रचना में जाहिर है कि वैसी ही चीजें उद्घाटित हो रही हैं। लेकिन जब हम आलेख लिख रहे होते हैं, तो हम व्यक्तिगत, मतलब जब कोई आलोचक आलेख लिख रहा होता है, तो पहली बात, अगर वो व्यक्तिगत हमला कर रहा है तो फिर वो आलोचक नहीं है, सीधी सी बात ये है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि समकालीन कथा साहित्य का कोई ठोस आलोचक नहीं है, कुछ लोग कहते हैं। ऐसा नहीं है। कम से कम 2-3 आप जैसे, आप इस समय बहुत सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। मैं कई बार आपको फेसबुक में भी आपके बारे में लिख चुका हूँ। उमा शंकर सिंह भी काम कर रहे हैं। कथा साहित्य की बात कर रहा हूँ। कथा साहित्य की बात कर रहा हूँ। मैं कथा साहित्य की बात कर रहा हूँ। जबकि हम दोनों, आपने उमा का भी नाम लिया, मेरा भी नाम लिया, तो इधर सक्रियता कविता में है ना, उनकी भी। आप दोनों की सक्रियता कविता में है। और जैसे अजित प्रियदर्शी ने काम किया कथा साहित्य को लेकर के, उनकी आलोचना पुस्तक आई है, दूसरी भी कोई आ रही है, मुझे नहीं मालूम। कभी कभी करते हैं, थोड़ा सा वो थोड़ा मतलब उस तरीके की सक्रियता के साथ नहीं करते हैं जितना सक्रिय आप दोनों रहते हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि ये बात सही है और बिल्कुल सही है। कमलेश्वर ने तो बहुत पहले कह दिया था मुझसे, 2001 में कमलेश्वर ने ये बात कही थी कि आलोचना है कहाँ, कथा साहित्य की आलोचना है कहाँ। ये बात इंटरव्यू, जो कमलेश्वर का इंटरव्यू मैंने 2 अक्टूबर 2001 को किया था और लंबा इंटरव्यू था। तो इस इंटरव्यू में एक प्रश्न ऐसा ही था कि आलोचना की बात आई, तो उन्होंने कहा कि चंदेल आलोचना है कहाँ, मतलब कथा साहित्य की आलोचना। जय कथा साहित्य के व्यक्ति थे तो उन्होंने कथा साहित्य की आलोचना की बात की थी। तो उन्होंने 2001 में कहा था, 20 साल बीत गए। तब से आज तक मुझे कुछ ऐसा कोई आलोचक नहीं आया जो वाकई में जिसे कहा जाए कि हाँ, उससे बहुत ईमानदारी के साथ आलोचना में उसने सक्रियता दिखाई है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लेकिन आम तू मेरी गाँव मैं तेरी गाँव वाली बात हो रही है। लिख तो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं लिख रहे हैं, लेकिन वो मुंह देखी वाली बात है कि भाई हाँ, उनको देख लिया, उनसे मैं ये नहीं कहूँगा कि उनसे लाभान्वित हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, लेकिन एक गुट सा है कि भाई हाँ, हम तो इन्हीं के बारे में कहेंगे, इनके बारे में नहीं करेंगे। बहुत ईमानदारी के साथ आलोचना तो कथा साहित्य में नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जिन दोनों लोगों का मैंने नाम लिया है, कि आपका और माँ शंकर सिंह परमार का, कि अब बहुत हो गया गीतों पे, आपने गीतों पे काम कर लिया, कविता पे काम कर लिया, भाई कथा साहित्य का क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है, आ जाओ, एक खुला चरीदा है यहाँ पर, आ जाओ खुल करके, जितना चाहो खाओ, जितना चाहो लिखो। घर समझ आजा रहे हो? परदेसी तेरा देश बुलाए। है? मैंने कहा घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए। ये मतलब ये लोग बुला रहे तो हैं। फिर हमें पूरा 1 घंटे 26 मिनट और 23 सेकंड बात करते हो गए हैं। बहुत लंबी बात हो और गई। अब मैं ये अंतिम प्रश्न आपको दे रहा हूँ कि, और उस पर जानना चाहता हूँ कि इन दिनों बेसिकली आप कथा साहित्य में तो हैं ही सक्रिय, अनुवाद कार्य भी लगातार और गंभीरता से करने में लगे हुए हैं। इन दिनों क्या कर रहे हैं, और कथा साहित्य में अगर कोई युवा प्रवेश करना चाहे तो उसको क्या सीख देंगे? ये 2 प्रश्न आप बताएं। देखिए, इन दिनों तो मैं एक उपन्यास की योजना बना रहा हूँ जो 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा, ग्राम्य जीवन का। मतलब मेरा पहला उपन्यास, दो उपन्यास मेरे पूरी तरीके से ग्राम्य जीवन आधारित थे, रमला बहू और पाथर टीला। उसके बाद मैंने कहानियां तो बहुत लिखी बाद में, लेकिन पूरी तरीके से ग्राम्य जीवन पर आधारित कोई उपन्यास मैंने उस तरीके से नहीं लिखा। वो अन्य उपन्यासों में गाँव आया है। मेरा जो 2019 में उपन्यास प्रकाशित हुआ कानपुर टू काला पानी, उसमें भी गाँव है, लेकिन गाँव पूरी तरीके से गाँव ही गाँव हो ऐसा नहीं है। तो अब जो अगली योजना है वो मेरी एक ग्राम्य जीवन पर आधारित उपन्यास की है, जिसका, लेकिन अभी हाल फिलहाल मैंने 4 संस्मरण लिखे हैं। आपको शायद ये पता होगा कि मैं संस्मरण भी मैंने काफ़ी हाँ, लिखे हैं। जी, जी। एक तो कुछ 2-4 दिनों में मैं 2-4-6 दिनों में छोटे-छोटे एक काम है वो करके और मैं उपन्यास पर शुरू करूँगा। और दूसरा जो आपने कहा कि युवा लेखक अगर कोई प्रवेश करना चाहता है कथा जी, साहित्य में, जी। तो उसके लिए तो मेरा एक ही है संदेश कि पहले अपने समाज को अच्छी तरीके से समझें, अपने परिवेश को अच्छी तरीके से समझें, बहुत गहन अध्ययन करें, बिल्कुल जल्दबाजी में कोई ना, चाहे वो कहानी हो या उपन्यास, ना लिखा जाए। दूसरी बात यह है कि बहुत गहन अध्ययन की जरूरत होती है। लेखक जितना लिखे उससे कितनी ही गुना ज्यादा उसे पढ़ना चाहिए। वो ये होता ये है कि हमारे यहाँ, मेरे समकालीनों की बात करूं, दूसरों की क्या बात करूं, पढ़ते नहीं। मेरे एक मित्र ने ये कहा, संपादक हैं, आज अच्छी पत्रिका के संपादक हैं, उन्होंने कहा कि भाई तुम क्या समझते हो, मैंने अपनी ज़िंदगी में 100 किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन वो एक बड़ी पत्रिका के संपादक हैं। तो और उनके कुछ कहानियाँ हैं, कहानी जितनी कहानियाँ उतने कहानी संग्रह भी हैं। जितनी कहानियां उतनी कहानी संग्रह वाली बीमारी बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। कुछ ऐसा ही है। तो कहने का मतलब कि लेखक को पढ़ना चाहिए, और केवल ये मान करके नहीं कि हमें हिंदी का ही पढ़ना है, विश्व साहित्य पढ़ना चाहिए। आप देखो कि दुनिया में दूसरों ने क्या लिखा, और आज सबसे अच्छी बात यह है कि विश्व साहित्य उपलब्ध है हिंदी में, बहुत बेहतरीन विश्व साहित्य हिंदी में उपलब्ध है, तो पढ़ना चाहिए। और ये मैं एक बात और बता दूं
कि कुछ लोग घबरा जाते हैं कि टॉल्स्टॉय का उपन्यास ये तो शांति 1600 पेज का है, मैं नहीं पढ़ूंगा। 1600 पेज कौन पढ़ेगा? अरे भाई पढ़ोगे नहीं तो कैसे लिखोगे? कुछ लोग कहते हैं नहीं तो उपन्यास तो 100 200 150 200 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अरे भाई उपन्यास की सीमा को नहीं बांधा जा सकता है। हम घटना और पात्रों को अपने में सीमित करके नहीं चल सकते हैं, वो तो अपने आप अपने चलते रहते हैं, उनको कितना जाना है वो अपने आप तय करते हैं रास्ता, ठीक है ना। तो पहली बात थी जल्दबाजी नहीं, दूसरी बात गहन अध्ययन, समाज परिवेश सब चीजों का गहन अध्ययन, और लिखने में जल्दबाजी नहीं। और एक और बात मैं भी बीच में मतलब एक 2 मिनट लूंगा कि गोगोल का कहना था कि एक रचना लिखो 3 महीने के लिए रख दो, फिर उसे उठाओ, फिर 3 महीने के लिए मतलब उस पर काम करो, सोचो, फिर 3 महीने के लिए रख दो, तो इस बार 8 बार लिखो। टॉल्स्टॉय अपनी रचनाओं को 5-5 बार लिखते थे। हर रचनाकार को 4-5 बार अपनी रचनाओं पर काम जरूर करना चाहिए, तभी वो रचना अच्छी बनती है। और जरूरी नहीं कि हर रचना अच्छी बन जाए। अगर हमने 100 कहानियां लिखी हैं तो 100 कहानियों में 20 कहानियां भी अगर अच्छी हैं तो समझ ली बहुत अच्छी है, ठीक है ना। चलिए, बहुत लंबी बातचीत हो गई और आनंद आ गया। बहुत सारी बातें आपने मुझे क्या कहते हैं कल सेठ जी की तरह प्रोवोक करके नहीं जरूरी थी चीजें सर, और कई चीजों को लेकर के मैंने जो कहा खुल करके कहा और ईमानदारी से कहा है। मेरे वक्तव्य में किसी के खिलाफ नहीं है कुछ, और अगर कोई मानता है तो फिर मानता रहे। मुझे रूप सिंह चंदेल नहीं, ये तो सरोकार है, ये तो विचार है, और विचारों का बाहर आना जरूरी है। संवाद का एक माध्यम तो है ही, इससे लोग भी जागरूक होते हैं, फिर नए तरीके विकसित होते हैं, अलग से संवाद का एक नया जरिया जन्म लेता है। तो बहुत बहुत आभार सर। आभार तो कहना गलत होगा, ये कि आभार तो है ही, और आपने अपना समय दिया और बहुत कम समय में। और अच्छा, ये दाढ़ी अब रख लिए हैं कि कोरोना समय के पहले भी होता? मैं इसकी भी तारीख बता देता हूँ। ये दाढ़ी 23 जून 1979 79 के बाद से आज तक कटी नहीं है। अरे सोच लो कितने साल हो गए, 40 साल से ऊपर। कभी कभी आपको स्त्री विरोधी कह दिया जाता है। ठीक है सर, बहुत बहुत आभार आपका। फिर हम लोग मिलेंगे किसी लोग। ओके, थैंक यू सर, प्रणाम।